हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेहतरीन, दैट इज़ द ईसीजी। उससे पहले कुछ मोटिवेशन। वैसे तो आप लोगों ने सारा देख ही लिया होगा। यानी कि आजकल जो बेस्ट मोटिवेशन चल रहा है, मूवी चल रही है, दैट इज़ द 12th फेल। यानी कि किस तरीके से 12th में फेल होने वाला बंदा मनोज कुमार और किस तरीके से क्या बनता है, आईएएस बनता है। अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता है उसका स्ट्रगल। आटे की चक्की में काम करता है, उसके बाद पढ़ाई करता है, पैसे दादी देती है उसके जाता है, उसके बाद उसके पैसे सारे क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी वो क्या होता है, मोटिवेट होता है और अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब तक उसको अपना गोल नहीं मिलता तब तक वो क्या नहीं करता, हार नहीं मानता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने भी जब तक सेलेक्ट नहीं होना है तब तक आप हार नहीं मानिए। इस मूवी को एक बार देख लेना और देखिएगा, आई थिंक बेस्ट टीचर या बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हैं, विकास दिव्य कृति है। इसको देख करके अपने आप में वैसे ही मोटिवेशन मिल जाता है, कुछ और मोटिवेशन की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और कहते हैं ना, कुछ काम ऐसा करो कि बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए किसी और का एग्जाम्पल देना ना पड़े, खुद ही ऐसे काम से या बच्चे हमको देख कर ही क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए, ठीक है ना। देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ईसीजी किसकी बात करेंगे अपन, ईसीजी की बात करेंगे। देखिएगा, ईसीजी, ठीक है। यानी कि आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ईसीजी दो तरीके से होते हैं, एक होता है पोर्टेबल, एक होता है नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल, क्लियर है, ध्यान से सुनना। पोर्टेबल का मतलब होता है, यानी ईसीजी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पेशेंट है वहाँ पर मशीन को पहुँचाया जा सकता है। नॉन पोर्टेबल का मतलब है जहाँ मशीन है वहाँ पर पेशेंट को पहुँचाया जाएगा। आगे समझ में, यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, पेशेंट को आना पड़ेगा नॉन पोर्टेबल मशीन के पास में। लेकिन जब पोर्टेबल की बात करेंगे तो कौन जाएगा, फिर यहाँ पर मशीन जाएगी। कौन जाएगा, मशीन जाएगी। किसके पास जाएगी, पेशेंट के पास में। आगे समझ में, और इसमें पेशेंट जाएगा किसके पास में, मशीन। कौन सी मशीन, ईसीजी मशीन। कौन सी, ईसीजी मशीन, और दैट इज द नॉन पोर्टेबल मशीन। यानी जो मॉनिटर वगैरह में ईसीजी लीड्स वगैरह होती है, जहाँ पर पेशेंट होता है वहीं पर मॉनिटर फिक्स होता है। मॉनिटर में क्या करते हैं, ईसीजी लीड्स लगा करके इस तरीके से मॉनिटर के अंदर सारा ईसीजी लीड्स के द्वारा ईसीजी दिखता रहता है हमें, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सारा सब कुछ क्लियर होता रहता है। जैसे हॉल्टर मॉनिटर की बात करते हैं, हॉल्टर मॉनिटर होता है, आपको पता है, जब हमें 24 आवर्स की ईसीजी या कार्डियक एक्टिविटी को क्या करना हो, रिकॉर्ड करना हो, मॉनिटर करना हो, तो फिर यूज करते हैं अपन क्या, हॉल्टर मॉनिटर। क्या यूज करते हैं, हॉल्टर मॉनिटर। आगे समझ में, इसका मतलब है पेशेंट को इस पे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ऐसी चीजें होती हैं। तो देखिए, ईसीजी या तो पोर्टेबल या नॉन पोर्टेबल। दूसरा ईसीजी की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, ईसीजी होती है दैट इज दी इन्वेसिव, और एक होती है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव, क्लियर है। इन्वेसिव का मतलब है, यानी कि कोई प्रॉब होगा जो बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा, यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर एंट्री करेगा, वहां से क्या करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को मेजर करेगा। या हो सकता है बॉडी फ्लूइड का मतलब है हार्ट के अंदर ही क्या करना पड़े, हमें प्रोब एंट्री कराना पड़े और वहां से क्या करे, कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर करे। तो वो कौन सा होगा, इन्वेसिव टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट होगा दैट इज दी नॉन इन्वेसिव, जो मोस्ट कॉमन होता है। कैसा होता है, मोस्ट कॉमन, दैट इज दी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। कैसा है ये, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर किसी भी तरीके से कुछ भी प्रोब बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता है। प्रोब नॉट इंसर्टेड इन द बॉडी। इन द बॉडी कैविटी, क्लियर है। यानी बॉडी कैविटी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी प्रोब एंटर नहीं किया जाएगा, तो उसको कैसा कहेंगे, नॉन इन्वेसिव कहेंगे। जो सबसे ज़्यादा देखी है या देखने को मिलती है या सबसे ज़्यादा यूज होती है वो कौन सी होती है, नॉन इन्वेसिव होती है। कौन सी होती है, नॉन इन्वेसिव। बात क्लियर है इतनी। अब देखिएगा, जब नॉन इन्वेसिव की बात करेंगे तो इसका मतलब है, इसको कहाँ से मेजर करते हैं, बॉडी सरफेस से। कहाँ से मेजर करते हैं, बॉडी सरफेस से, क्लियर है, आराम से क्लियर करेंगे। अब बॉडी सरफेस से यूज करेंगे तो इसका मतलब ये किससे होती है, लेग एंड आर्म। लेग एंड आर्म्स पर यूज होते हैं इसके इलेक्ट्रोड्स, और वहां से क्या होता है,
इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। इसका मतलब इससे तो पता चल रहा है कि कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक हार्ट यहाँ पर है और यहाँ से अपन मेजर करते हैं, लेग से मेजर करते हैं। तो इसका मतलब जो करंट जनरेट हो रहा है हार्ट के अंदर, तो वो करंट क्या करता है, मूव करता है बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर करंट क्या करता है, मूव करता है। इसका मतलब बॉडी कैसा पार्ट होता है, या इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। कैसा होता है, कंडक्टिव। इसका मतलब है बॉडी के अंदर करंट फ्लो करता है। जैसे नॉर्मली आप किसी करंट से चक जाते हैं तो आपको पता है बॉडी सारा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। इसका मतलब क्यों है, क्योंकि जब कंडक्शन होगा, यानी नॉन कंडक्टिव बॉडी होती तो करंट से हम आराम से टच हो सकते थे, कोई डेथ होने की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बॉडी गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर होने की वजह से माइनर करंट को भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देता है, फ्लो कर देता है। हार्ट में माइनर करंट यानी माइनस में भी होगा तब भी क्या करता है, वो बॉडी सरफेस उसको कंडक्ट कर देता है। आगे समझ में, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको बॉडी सरफेस पर इजी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आगे समझिए, दूसरा लीड्स अपन कहां पर यूज करते हैं, देखिए चेस्ट पर। किस पर करते हैं, चेस्ट पर। तो आपने देखा होगा इस तरीके की लीड होंगी जो स्टिकी होती है। कैसी होती है, स्टिकी, और सीधा मॉनिटर से आती है केबल आकर के यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं चेस्ट पर। तो इस तरीके से क्या है, 12 लीड ईसीजी होती है। कितनी होती है, 12 लीड ईसीजी को मेजर कर लेते हैं। आगे समझ में, लेकिन कभी कभी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि या जहां से पोर्टेबल होगा या ईसीजी सिर्फ एक बार करनी है तो वहां पर वैक्यूम वो आते हैं लीड्स। आगे समझिए, वैक्यूम लीड्स मतलब ऐसे दबाएंगे, उसमें जेली डालते हैं, उसको पट रख देते हैं। इसका मतलब वैक्यूम से क्या हो जाता है, फिर वो कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो वैक्यूम वाले क्या होते हैं, प्रोब भी होते हैं, या वैक्यूम वाले क्या होती हैं, लीड्स भी होते हैं और स्टिकी भी होते हैं, जो परमानेंट एक बॉडी पर क्या हो जाता है, सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं ग्लू के साथ। आगे समझ में, तो इस तरीके से, इस तरीके का क्या मिलेगा आपको, ईसीजी मशीन देखने को मिल सकता है, या ईसीजी रीडिंग देखने को मिल सकता है। क्लियर है, या फिर इस तरीके का मिल सकता है। देखिएगा, नेक्स्ट जो होगा वो इस तरीके का होगा। देखिएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ईसीजी के इक्विपमेंट्स होते हैं जो जनरली यूज होते हैं। क्या होते हैं, यूज होते हैं। इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं या पार्ट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, जब पार्ट्स की बात करेंगे तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्या है, ईसीजी मशीन। ये है पोर्टेबल। कैसा होता है, पोर्टेबल ईसीजी मशीन है, जिसके अंदर दो चीजें फिक्स होंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। क्लियर है, यानी एक तो क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा। क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा। और दूसरा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। आगे समझ में, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर वो डायरेक्ट जब बॉडी से करंट आएगा उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद में ग्राफ पेपर पर क्या देगा, उसकी रीडिंग देगा। आगे समझ में, तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा और क्या होगा, ग्राफ पेपर लगा हुआ। आगे समझ में, इसको कार्डियक ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ, इसको कहते हैं कार्डियक गैल्वेनोमीटर। आगे समझ में। अब देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट ये क्या है, लीड्स है। क्या है, लीड्स है। 10 लीड ईसीजी केबल है। देखो ये क्या है, लीड्स है, और ये क्या है, केबल है। कितने लीड का, 10 लीड का। आगे समझे, जो अभी हमने बताया था वो भी 10 लीड का था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये क्या है, एडल्ट क्लैंप इलेक्ट्रोड, यानी ये कहां पर यूज होते हैं, एक्सट्रीमिटीज पर। किस पर होते हैं, एक्सट्रीमिटीज पर। ठीक है ना, यानी लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज पर यूज होते हैं, दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट। आगे समझ में, तो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, एडल्ट बल्ब इलेक्ट्रोड व्हेन मेटल सक्शन, यानी कि ये सक्शन पाइप के होंगे, ऐसे सक्शन करेंगे और चिपका देंगे उसको। ठीक है ना। तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं नंबर में, जो चेस्ट के ऊपर यूज होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से एस शेप में यूज होते हैं, यानी कि राइट से इस तरीके से जाएंगे और ऐसे यूज हो जाते हैं। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यानी स्टर्नम के राइट में रखते हैं एक, उसके बाद में लेफ्ट में रखेंगे सेम, फिर उसके बाद में इस तरीके से यूज करते हुए यूज कर लेते हैं अपन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्या हो गए, ईसीजी पेपर्स हो गए, डिफरेंट टाइप के। ये जेली, आपको पता है जेली यूज करते हैं, क्योंकि जेली किसका काम करती है, कंडक्शन का काम कर देती है। किसका कर देती है, कंडक्शन का, और करंट को इजी फ्लो बना देते हैं। देखिए ये क्या है, मल्टीपेपर मॉनिटर, यानी मॉनिटर पर क्या करना है, कई तरीके की ईसीजी लीड्स आती हैं और कई तरीके के क्या होते हैं इसमें रीडिंग्स देखने को मिलेंगे। आगे समझ में, डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स पेपर बनाएंगे, इसलिए इसको मल्टीपेपर क्या बोला है, मॉनिटर बोला है।
मतलब मल्टीपल रीडिंग देता है। प्रोब को अलग से बताएगा, SpO2 को अलग से बनाएगा, हार्ट रेट को अलग से बनाएगा, बीपी को अलग से बनाएगा, कार्डियक जो एक्टिविटी है ECG है उसको अलग से बताएगा, इसलिए इसको मल्टीपैरा मॉनिटर कहेंगे। ये 5 लीड ECG केबल है, इसमें कितनी होती है 5 होती है, सिर्फ चेस्ट पे यूज होंगे और कहीं यूज नहीं होंगे, दैट इज 5 लीड ECG। ECG ट्रंक केबल, ट्रंक केबल का मतलब है यानी मॉनिटर से कनेक्ट होकर के केबल आता है और उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं पेशेंट की लीड के साथ में अटैच कर देते हैं, तो दो लीड का भी बनता है। इसके बाद देखिए 3 लीड सेट, 3 लीड सेट भी है। अडल्ट 3 मीटर SpO2 प्रोब अगर मॉनिटर से कनेक्ट करना है तो फिर क्या होगा इंडेक्स फिंगर में, इसलिए मॉनिटर में क्या कर सकता है SpO2 प्रोब को दिखा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट होगा NIBP कप यानी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कप, जो बीपी को यहाँ पर हैंग कर देंगे, मॉनिटर में सारा रीडिंग आता रहेगा उसका। देखिए नेक्स्ट NIBP हॉस मतलब है केबल जो कनेक्ट होगी बीपी कप से, आगे समझ में, तो उसको NIBP हॉस कहेंगे। देखिए IBP केबल, और ये क्या है केबल है, हॉज ना लगाएंगे तो फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको इन्वेसिव बीपी केबल, आगे समझ, तो इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर प्रोब, टेम्परेचर प्रोब क्या होता है अटैच कर दिया जाता है, वहां से रीड करता रहता है, वो भी किस में आता रहता है मॉनिटर के अंदर टेम्परेचर की रीडिंग होती रहती है। तो ये जनरली क्या होते हैं कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो ECG में यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ECG के अंदर डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल यूज होता है। क्लियर आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने डिस्कस करना है वो अभी करते हैं, क्लियर करेंगे दिमाग के अंदर, यानी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो पूछ लेना, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है यहीं पर क्लियर करेंगे। सॉरी, ECG का मतलब है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आगे समझ में। अब देखिए ये नाम भी आता है, एक आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या आता है ग्राफ, आगे समझ में। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वैसे तो कुछ रटने की जरूरत है नहीं, यानी इलेक्ट्रो मतलब करंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है करंट की। जब करंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर क्या होगा करंट होगा, करंट को किसका करंट होगा हार्ट का, किसका करंट होगा हार्ट का। तो हार्ट का जो करंट है उसको किस पर ग्राफ पेपर पर, किस पर ग्राफ पेपर पर क्या करना रीड करना या फिर इंडिकेट करना, क्या कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। देखो नेक्स्ट कार्डियोग्राम, नेक्स्ट कार्डियोग्राम तो मतलब हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट का, ग्राम मींस क्या होता है मशीन, तो इसका मतलब है जो करंट को मेजर करने की, हार्ट की करंट को मेजर करने वाली मशीन होगी इसको क्या कहेंगे कार्डियोग्राम कहेंगे, क्या कहेंगे कार्डियोग्राम कहेंगे, आगे समझ में। तो ये क्या है फिर एक मशीन है और ये क्या है कार्डियोग्राफ पेपर है, क्या है पेपर है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कार्डियोग्राफ का मतलब क्या है और कार्डियोग्राम का मतलब क्या है। तो ग्राम का मतलब मशीन है जो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हार्ट को मेजर करती है, यानी किसके द्वारा करती है ये गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब मेनली क्या है ये गैल्वेनोमीटर है, कार्डियोग्राम क्या है गैल्वेनोमीटर है जो करंट की एक्टिविटी को मेजर करता है, पेपर पर दिखाता है। और ग्राफ हो गया पेपर जो हमें इजीली देखने को मिलता है। अभी बताएंगे किस तरीके से होता है, जो अभी आपको दिखाए थे डिफरेंट टाइप के पेपर्स। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात आती है यानी ECG का डेरिवेशन कब हुआ, यानी कि डिस्कवर ऐसे बोल सकते हैं, डिस्कवर या फिर फादर ऑफ ECG बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं फादर ऑफ ECG, फादर ऑफ ECG। सबसे पहले हार्ट की एक्टिविटी को किसने मेजर किया था उसका नाम कई बार पूछा जाता है, तो उसका नाम है विलेम इंथवॉन, क्या नाम है इंथोवेन, क्या नाम है विलेम इंथोवॉन, आगे समझ में। और देखिए इसी को क्या कहा जाता है फादर ऑफ ECG कहा जाता है, क्या कहा जाता है फादर ऑफ ECG। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वैन कब डिस्कवर हुआ ये, ठीक है ना। तो कब हुआ ये 1895 के अंदर, कब हुआ था 1895 के अंदर। और ये कौन था ये भी पूछ सकते हैं, तो डच साइंटिस्ट था। कौन सा था, क्योंकि आजकल जीके के क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग जीके, तो उनमें इस तरीके की जीके पूछ लेते हैं। तो डच साइंटिस्ट था, कौन था ये डच साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब डॉक्टर था, कौन था ये डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट था मेनली, कौन था फिजियोथेरेपिस्ट, आगे समझ में। तो फिजिशियन फिजियोथेरेपिस्ट बना डच साइंटिस्ट, इसने डिस्कवर किया था कब 1895 के अंदर, किसको ECG को, यानी कि सबसे फर्स्ट इसने हार्ट की एक्टिविटी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को क्या किया था मेजर किया था। इसी के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, क्या मिला था नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज भी मिला था इसको, ठीक है। कब मिला था इसकी डेथ से 3 ईयर पहले, यानी कि 1987 में इसका क्या हुआ था डेथ हुआ था। और इसका मतलब है इसको कब मिला था 1924 के अंदर, कब मिला था नोबेल प्राइज 1924 के अंदर। तो
तो नोबेल प्राइज इसी के लिए, ये काम करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये भी क्या हो सकता है, जीके का क्वेश्चन हो सकता है। कब दिया गया था, 1924 के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा, कब डिस्कवर किया था इसने ईसीजी को, 95 के अंदर। क्या नाम था इसका, विलियम इन्थबॉन। क्या नाम था, विलियम इन्थबॉन। क्लियर है। और कहाँ का था ये, डच का। कहाँ का था, डच का। क्लियर बात समझ में आ गई। इसीलिए इसको फादर ऑफ ईसीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ईसीजी, विलियम इन्थबॉन। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, आपने जवाब देना है और जवाब को क्लियर करना है माइंड में। आगे समझ में, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, रिदम नर्सिंग अकेडमी से मिलेगा। किससे मिलेगा, रिदम नर्सिंग अकेडमी से मिलेगा। आगे बात समझ में, देखिएगा दोस्तों। अब ईसीजी को पढ़ते हैं, ईसीजी एक्चुअली होता क्या है। अब देखो, जब ईसीजी में बात करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन क्लियर करने हैं उनको मेनली पहले डिस्कस करेंगे। आगे समझ में, जैसे मेनली क्वेश्चन को डिस्कवर करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं तो उसके लिए बात होती है कि एक तो वेव होती है। क्या होती है, ईसीजी के अंदर वेव होती है। क्या होती है, वेव। वेव का मतलब है किरण होती है। क्या होती है, किरण। जैसे पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, एस होता है और टी होता है। कभी कभी यू आ जाता है। क्या आ जाता है, यू। लेकिन हमको याद रखना है 5 वेव, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो ये किस तरीके से जनरेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है हमको समझना। आगे समझ में। और इसमें से, अब वेव में से भी कैसी वेव होती है, दो तरीके की होती है। एक नेगेटिव वेव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव वेव्स होती है। दूसरी कैसी होती है, पॉजिटिव वेव्स होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव वेव्स होती है। तो ये भी आपको समझना होगा कि नेगेटिव वेव्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वेव्स का मतलब क्या होता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब है, जब गैल्वेनोमीटर को आप समझोगे तो मीटर पर सुई, वो जो प्रोब है या जो इंडिकेटर है प्रोब गैल्वेनोमीटर का, वो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। इसका मतलब माइनस में जा सकता है या पॉजिटिव में जा सकता है। तो देखिएगा, यानी इस तरीके का गैल्वेनोमीटर होगा, इस तरीके का ये गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है। अब इस पर यहाँ क्या है, 0। तो यहाँ से देखिएगा, ये क्या है, पॉइंटेड इंडिकेटर है। ये 0 इधर क्या बताएगा, ये प्लस बताएगा। क्या बताएगा, +10, 20 और 30 का करंट हो गया। इधर क्या बताएगा फिर, ये माइनस, -30, -20, -10। तो मतलब जब इधर आएगा तो नेगेटिव वेव आएगी, जब उधर जाएगा तो क्या आएगी, पॉजिटिव वेव आएगी। तो मान लीजिए इधर क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। इधर क्या हो गया, नेगेटिव। आगे बात समझ में, ऐसे। तो इस तरीके से जब इधर मूव करेगा तो नेगेटिव, उधर करेगा तो पॉजिटिव। तो जब वेक्टर मूव करता है तो इसका मतलब है वो हमेशा कहां से जाएगा, ऐसे नोड से पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे नोड से एबी नोड, एबी नोड से एबी बंडल, एबी बंडल से पुरकिंजे फाइबर। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन फिर भी नेगेटिव वेव आ रही है। क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे अगर बात करेंगे रटा होगा तो आप सोचेंगे सर क्यू वेव क्या होती है, नेगेटिव वेव होती है, और एस वेव क्या होती है सर, नेगेटिव वेव होती है। तो ये कैसी होती है, नेगेटिव। लेकिन कैसे, क्यों नेगेटिव होती है, वेक्टर तो एक ही साइड में मूव कर रहा है, करंट कंडक्शन एक ही साइड से हो रहा है। आगे समझ में, ऐसे नोड से एबी नोड, एबी नोड से एबी बंडल और एबी बंडल से पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से जा रहा है। तो जब एक ही फ्लो में करंट जा रहा है तो नेगेटिव कहां से हो गया, ये नेगेटिव वेव्स आई कैसे। तो रटने की जरूरत नहीं है, कैसे आई वो हम बताएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में कभी भी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं, सेगमेंट। जब सेगमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है ईसीजी के अंदर 2 सेगमेंट होते हैं। एक तो कौन सा होता है, PQ सेगमेंट। कौन सा होता है, PQ सेगमेंट या PR सेगमेंट भी बोलते हैं। आगे समझ में, क्योंकि कभी कभी क्यू वेव इतनी स्मॉल होती है कि रीड नहीं होती है, तो इसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो PQ बोले या फिर PR सेगमेंट बोले। क्या बोले, PR सेगमेंट। आगे समझ, एक ही बात है। तो ये सेगमेंट का मतलब होता है फ्लैट लाइन। कैसी लाइन होती है, फ्लैट लाइन। कैसी लाइन होती है, फ्लैट लाइन। अब ईसीजी में करंट लगाता जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि करंट रुक गया, ऐसे नोड से कंडक्शन हुआ, एबी नोड पे रुक गया, एबी नोड से गया पुरकिंजे फाइबर्स पे रुक गया। जितना जितना आगे की तरफ जाता है फास्ट कंडक्शन होता है। आगे सच में, क्योंकि जैसे जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाएंगे हार्ट के अंदर, तो वैसे वैसे मायोकार्डियम की थिकनेस बढ़ जाएगी और मायोकार्डियम की जो सेल है उनका साइज बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा थिकनेस बढ़ेगी, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, उतना ही मायोकार्डियम के अंदर करंट क्या करता है, तेजी से फ्लो करता है। क्योंकि मायोकार्डियम की क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्शन करवाती है। तो इसका मतलब है जब आगे की तरफ बढ़ रहा है फिर भी कैसी लाइन आ रही है, फ्लैट लाइन आ रही है। क्यों, वो बताएंगे हम। क्वेश्चन रखना यहाँ पर, एक तो ये है क्वेश्चन, एक ये है क्वेश्चन। आगे बस समझ में। इसके बाद में देखो, एक ये सेगमेंट होता है, एक देखिए दूसरा एसटी सेगमेंट भी होता है। कौन सा होता है, एसटी सेगमेंट है, वहां पर भी फ्लैट लाइन आती है। तो वो क्यों आती है, करंट फ्लो कर रहा है फिर भी फ्लैट लाइन आ रही है, क्यों, ये समझना होगा। इस तरीके के एडवांस क्वेश्चन बनेंगे अब आने वाले टाइम में नॉर्थ साइड के अंदर, ठीक है।
और देखिए नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं दैट इज द इंटरवल। किसकी बात करते हैं? इंटरवल की। तो जब इंटरवल की बात करते हैं तो देखो वेव के हिसाब से क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं। इंटरवल में देखिएगा सबसे पहले जैसे इंटरवल करेंगे तो कौन सा होगा? पी आर इंटरवल होगा। कौन सा होगा? पी आर इंटरवल होगा। इसके बाद में QRS इंटरवल होगा कि नहीं होगा? इसके बाद नेक्स्ट होगा QT इंटरवल। क्या हो सकता है? QT इंटरवल हो सकता है, PT इंटरवल हो सकता है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं इंटरवल। तो ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे देखोगे PR इंटरवल होता है, ये मान लीजिए 0.1 सेकंड का होता है, QRS काउंटर 0.1, 0.8, 0.2, 1.2 का होता है, ऐसे करोगे तो रटोगे, और रटोगे तो क्वेश्चन घूम गया तो फिर क्या हो जाएगी? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। तो इसका मतलब रटना नहीं है, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे हम। किसी भी तरीके से कहीं से भी पूछ ले, आप 1 मिनट में बता दोगे, 1 सेकंड में बता दोगे, मिनट तो बहुत हो गया। कैसे बताओगे? देखिए हम बताते हैं आगे चल के। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं ECG के अंदर। जब अपन ECG क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो इनको रीड करने के लिए अभी आपको अच्छे से पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है कार्डियक की, वो किसमें होती है? मायोकार्डियम में। किसमें होती है? मायोकार्डियम में। तो इसका मतलब हमें मायोकार्डियम की प्रॉपर्टी को समझना होगा। किसको समझना होगा? प्रॉपर्टी को। जब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आपको रटना ही पड़ेगा। आगे समझ में? लेकिन जब इनको आप पढ़ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे समझ में? तो देखिएगा, अब अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा मायोकार्डियम को। किसको पढ़ना पड़ेगा? मायोकार्डियम को। जब आप मायोकार्डियम पढ़ जाएंगे तो इसका मतलब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ECG के अंदर किस तरीके से अरेथमियाज होते हैं, चाहे वो साइनस अरेथमिया हो, एट्रियल अरेथमिया हो, नोडल जंक्शनल अरेथमिया हो, वेंटिकुलर अरेथमिया हो, सुप्रावेंटिकुलर हो, किसी भी तरीके का आप देख करके बता दोगे अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है, या कंडक्शन किस तरीके से होता है ये आपको पता चल गया। तो देखिएगा, अगर मायोकार्डियम की बात करते हैं तो मायोकार्डियम की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी हमें। क्या करनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी। तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी। क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी। आगे सर, ऑटोमेटिसिटी का मतलब अगर एक बार एक्टिवेट हो गई तो बाकी की मायोकार्डियम, एक सेल एक्टिवेट होगी तो बाकी की सेल मायोकार्डियम की अपने आप ही क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। नेक्स्ट देखिए कंडक्टिविटी। क्या होती है? कंडक्टिविटी। अब ऑटोमेटिसिटी, एक सेल से दूसरी सेल एक्टिवेट हो रही है तो इसका मतलब कंडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है आगे की तरफ क्या होता है? लगातार करंट फ्लो होता है। क्या होता है? करंट फ्लो होता रहता है। इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज दी जनरेटिविटी। क्या होती है? जनरेटिविटी। जनरेटिविटी का मतलब है इसमें जनरेशन होता है इंपल्स का। कैसे जनरेशन होता है? और देखो कंडक्शन जो होगा बताएंगे अभी, और जनरेशन जो होगा दोनों डिफरेंट चीज है। आगे समझ में? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडक्शन हो रहा है वहीं से क्या होगा? जनरेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरेशन दूसरी जगह से होता है, कंडक्शन दूसरी जगह से होता है। आगे समझ में? इसके बाद देखिए नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? रिदमिसिटी। वेरी गुड। क्या करती है ये? यहीं से आया है रिदम नर्सिंग एकेडमी। रिदमिसिटी क्या होती है? रिदमिसिटी होती है। देखिए रिदमिसिटी का मतलब है एक रिदम में कंटिन्यू क्या करती है? बीट करती है, कंडक्शन करती है, जनरेशन करती है। अगर ये रिदम डिस्टर्ब हो गई तो फिर क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। आगे समझ में? तो ये होती है इसकी कुछ ऑटोमेटिसिटी, कंडक्टिविटी, जनरेटिविटी और रिदमिसिटी। आगे समझ में? तो ये क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। आगे समझ में? अब देखिएगा, जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इन प्रॉपर्टी को समझना भी होगा। समझना होगा कि नहीं समझना होगा? तो देखिए समझते हैं। यानी कि अपन यहां पर जैसे मान लीजिए हर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हर्ट। हर्ट बन गया। आगे समझ में? बन गया हर्ट? अभी नहीं बना है ना, अभी बनाते हैं। हर्ट बना दिया, ठीक है ना? ऐसे मान लीजिए हर्ट हो गया। आ गया समझ में? ये हर्ट हो गया। हर्ट का ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला एट्रियल पार्ट है। कौन सा है? एट्रियम या एट्रियल पार्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट है? वेंट्रिकल पार्ट है। कौन सा है? वेंट्रिकल पार्ट है। आगे समझ में? देखिएगा, जब एट्रियल पार्ट की बात करेंगे तो इसका मायोकार्डियम हमेशा कैसा होगा? थिन होगा। कैसा होगा? थिन होगा और स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा सेल साइज। जब वेंट्रिकल की बात करेंगे तो इसका मायोकार्डियम कैसा होगा? थिक होगा और लार्ज होगा। कैसा होगा? लार्ज होगा। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, यानी कि यहां पर एक क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है। आगे समझ में? जिसको क्या बोलते हैं अपन? ऐसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। दिस इज दी ऐसे नोड। ऐसे नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड। कौन सा हो गया? साइनोएट्रियल नोड। एक स्ट्रक्चर यहां पर भी होती है।
हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ए बी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी नोड। दिस इज दी ए बी नोड, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कौन सा हो गया ये? दिस इज दी एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, और दिस हो गया ए बी नोड, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, मतलब जंक्शन हो गया। क्या हो गया? इसको बोल सकते हैं नोडल, या फिर क्या बोल सकते हैं? जंक्शन। किसका? हार्ट का। किसका? एट्रियम और वेंट्रिकल का जंक्शन होगा। यानी जो इंपल्स जाएंगी वो किससे जाएंगी? इसी से जाएंगी। किससे जाएंगी? ऐसे नोड से आगे की तरफ। यानी एट्रियम से जो चीजें जाएंगी वो किसके द्वारा जाएंगी? ऐसे नोड के द्वारा। चीजों का मतलब है यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वो आगे की तरफ क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। ऐसे ऐसे ट्रांसमिट होगी। क्लियर है? इस तरीके से। तो ये ए बी बंडल है और ये पुरकिंजे फाइबर्स है। ए बी बंडल है और ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स है। इस तरीके से। और इसके बीच में एक पीस होता है, इस पीस को अपन बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ऐसे ये। तो ये कौन सा सेप्टम है? वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये दोनों वेंट्रिकल है। ये कौन सा है? लेफ्ट। ये कौन सा है? राइट। आगे समझ में? तो ये दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम। आगे समझ में? और एक सेप्टम ये भी है, इसको कौन सा सेप्टम बोलते हैं? एट्रियम और वेंट्रिकल में। किसमें है? जैसे वेंट्रिकल है तो इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करा है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये फाइबर्स का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? फाइबर्स का। लेकिन ये किसका बना होता है? यहाँ पे तो फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? फाइबर्स। ये कैसा होगा? मस्कुलर। कैसा होगा? मस्कुलर। इतनी चीज को याद रखना। अब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिएगा, अब इसमें से अपन एक पीस लेते हैं। किसका? मायोकार्डियम का। मायोकार्डियम का एक पीस ले लेते हैं। क्लियर? पीस मतलब यहाँ से कट करके एक सेक्शन निकाला हमने और उसको देखते हैं कि किस तरीके से मायोकार्डियम एक्ट करता है। आगे समझ में? तो एक्ट करेगा तो देखिएगा, एक मायोकार्डियम का सेल है। क्लियर है? मायोकार्डियम सेल के पास में इस तरीके से सेल है। सेल कैसी रहती है? नॉर्मली पोलराइज्ड रहती है। कैसी रहती है? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब है नेगेटिवली फिल्ड रहती है। कैसी रहती है? नेगेटिवली फिल्ड रहती है। आगे समझ में? इस तरीके की सेल होगी मायोकार्डियम का, इस तरीके से। तो इसका मतलब है ये रेस्टिंग कंडीशन में। किस में है? रेस्ट में। पोलराइज्ड का मतलब है रेस्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा फिर? इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट। कितना होता है? -90 मिलीवोल्ट। अब देखिएगा, जब इसको क्या किया जाएगा? स्टिमुलेट किया जाएगा। स्टिमुलेट करने का मतलब है यहाँ से क्या दिया जाएगा? इसको स्टिमुलस दिया जाएगा। जब स्टिमुलस दिया जाता है इसको, तो इसमें सोडियम एक्ट करता है। कौन करता है? सोडियम। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा फिर? सोडियम का चैनल होगा। किसका चैनल होगा? सोडियम का चैनल होगा। आगे समझ में? तो यहाँ से सोडियम का चैनल क्या हो जाएगा फिर? एक्टिवेट हो जाएगा और एंट्री करेगा। जब एंट्री करेगा सोडियम का चैनल इसमें, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सोडियम जा रहा है तो पॉजिटिव आयन जा रहा है। ये एनायन है। अंदर क्या है? एनायन है। एंट्री किसकी होगी? कैटायन की। किसकी एंट्री हो जाएगी? कैटायन की। जब कैटायन अंदर एंट्री करेंगे तो इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा फिर? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। तो इस तरीके से अब क्या होगा? सोडियम की एंट्री करेगी तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया? इसका एक्शन पोटेंशियल आ गया। आगे समझ में? तो एक्शन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। तो इसका मतलब -70 मिलीवोल्ट से क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। एक्शन मतलब कार्य करने का, पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता जनरेट हो गई तो इसका मतलब है अब ये मायोकार्डियम है, ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब देखिए -90 से -70 हुआ है। तब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा। -90 जैसे जैसे पॉजिटिव आएंगे वो जो नेगेटिविटी है वो क्या होगी? कम होगी। -90 से -80, -70, -60, -50, -20, -10, उसके बाद में प्लस आएगा और +10 हो सकता है। आगे समझ में? +20, +30 ऐसे हो सकता है। तो पहले तो ये कई बार पूछा जाता है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? -70, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90। जब -90 होगा तो सारी की सारी सेल कैसी होगी? अंदर से पोलराइज्ड होगी। कैसी होगी? पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड होगी तो मतलब कैसी पोलराइज्ड होगी?
नेगेटिव पोलराइज्ड। कैसा होगा? नेगेटिव पोलराइज्ड, नेगेटिव पोलराइज्ड। आगे समझ में? जब नेगेटिव पोलराइज्ड होगा तो देखिएगा, समझना, पोलराइज्ड होगा और कैसा होगा? नेगेटिव पोलराइज्ड होगा। अब इसको हमने क्या करना है? डीपोलराइज करना है। क्या करना है? डीपोलराइज करना है। डीपोलराइज का मतलब है इसकी नेगेटिविटी को खत्म करना है। तो इसका मतलब देखिए इसमें कैसा हो रहा है? ये प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये क्या हो रही है? फिर डीपोलराइज्ड हो रही है। क्या हो रही है? डीपोलराइज्ड। आगे समझ में? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल, अब डीपोलराइज कैसे होगी? हमने बोला कैसे होती है ये? हाँ, यानी कि सेंसिटिव होती है, एक्टिवेट होती है, कंडक्शन करती है, जनरेटिविटी करती, आगे की तरफ ऑटोमेटिसिटी करती है। तो इसका मतलब है जब ये वाला एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब है क्या होता है? इसमें एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट हुआ, इसके पास में यहाँ पर होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल्स वोल्टेज पर ही ओपन होते हैं। तो वोल्टेज जब कितना होगा? -70 से कम होगा, -60 होगा, -50 होगा, तभी ओपन होंगे। इससे ज्यादा होगा तो वो ओपन नहीं होते। तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे? गेट ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गेट ओपन हो जाएंगे। देखिएगा, इस तरीके से क्या हो गए? गेट ओपन हो गए। इन गेट को बोलते हैं अपन, देखिएगा ये वाले जो गेट हैं ये किसके हैं? कैल्शियम के। क्या है? कैल्शियम गेट या कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स। ये किसके हैं? पोटेशियम के। किसके हैं? पोटेशियम वोल्टेज चैनल्स। आगे समझ में? ये किसके हैं? सोडियम के। किसके हैं? सोडियम के। आगे समझ में? अब आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम कितना इंपॉर्टेंट होता है, सोडियम कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये आपको अच्छे से पता है कि जो पोटेशियम होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब अंदर क्या होगा? फिर पोटेशियम होगा। होगा कि नहीं होगा? और आपको पता है सोडियम कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। इसका मतलब बाहर क्या होगा? फिर सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम होगा। क्लियर आ गई बात समझ में? तो अब मतलब देखिए सोडियम कहां से? बाहर से अंदर जाएगा, और पोटेशियम कहां आएगा? बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आगे जब चैनल ओपन होंगे? तो देखिए कैल्शियम भी कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसका मतलब कैल्शियम क्या करेगा? अब एंट्री कर जाएगा। कैल्शियम क्या कर जाएगा? एंट्री कर जाएगा। पोटेशियम बाहर आ जाएगा। आगे समझ में? तो ये चैनल में क्या होता है? फंक्शन होता है। अब आप सोचेंगे सर पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन देखो सोडियम भी जा रहा है और क्या जा रहा है? कैल्शियम भी जा रहा है। आ कौन रहा है? सिर्फ पोटेशियम आ रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब सेल कैसी हो गई? डीपोलराइज हो गई। आगे समझ में? दूसरा मैंने आपको पता है ये इंट्रासेलुलर होता है। दूसरा कौन होता है? क्लोराइड। क्लोराइड भी क्या होता है? इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। तो इसका मतलब ये माइनस भी चैनल भी क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे और ये बाहर आने लगेगा। तो इसका मतलब एक कंडीशन आएगी जिसके अंदर ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब ये कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये क्या हो चुकी है? सेल कंप्लीटली पोलराइज्ड हो चुकी है। कंप्लीटली क्या हो चुकी है? पोलराइज्ड हो चुकी है। तब ये कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट पोलराइजेशन। जब कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया तो इसका मतलब है ये सेल किस में आ चुकी है? अभी पॉजिटिव में। तो +10 के समथिंग आ जाएगी। कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया तो इसका मतलब किस में आ चुकी है? ये +10 मिली वोल्ट के अंदर आ चुकी है। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखिए क्या हो जाएगी? कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। अब ये सेल पोलराइज्ड हो गई तो इसका मतलब इसमें होती है ऑटोमेटिसिटी। मैंने बोला था। तो इसका मतलब देखिएगा जब एक सेल क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। ये वाली सेल क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। तो इसके पास में दूसरी सेल होगी इस तरीके से। इसके बाद में कौन सी होगी? तीसरी सेल होगी। यहाँ पर कौन सा होगा? नेक्स्ट सेल होगा। आगे समझ में? तो देखो ये सेल क्या हो चुकी है? पॉजिटिव हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में इंट्रासेलुलर जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर जंक्शंस होते हैं। ये जंक्शन से यहाँ से सोडियम क्या कर जाता है? लीक कर जाता है। सोडियम यहाँ आ जाता है। तो ये कैसी थी? अभी माइनस थी। अब ये भी क्या होने लगेगी? पॉजिटिव होने लगेगी। क्या होने लगेगी? पॉजिटिव। ऐसे इस सेल के पास में भी क्या होंगे? जंक्शंस होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से भी सोडियम क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। और ये माइनस वाली अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ना एक सेल से दूसरी सेल की तरफ किस तरीके से क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? जनरेट होता जा रहा है। और इंपल्स क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। इंपल्स क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी ट्रांसमिशन को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से ऑटोमेटिसिटी इसके अंदर है और क्या है? कंडक्शन है और क्या है? ट्रांसमिशन है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये सारी की सारी सेल क्या हो जाएंगी? फिर पोलराइज्ड हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब पोलराइज्ड हो जाएंगी तो आगे की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। देखिए फिर कैसे बढ़ेगा? आगे चले।
देखिएगा, अब मैं वापस हार्ट बनाना पड़ेगा मुझे, क्या बनाना पड़ेगा, हार्ट। ये हार्ट बना लिया, ठीक है ना। हार्ट के पास में फिर क्या बनाना पड़ेगा मुझे, वेंट्रिकल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, वेंट्रिकल्स। और क्या बनाना पड़ेगा, एट्रियम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एट्रियम। क्लियर है। एट्रियम के साथ साथ में फिर क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ए बी नोड। क्या बनाना पड़ेगा, ए बी नोड, ऐसे। और यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, सेप्टम। क्या बनाना पड़ेगा, सेप्टम। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे नोड होगा। क्या होगा, ऐसे नोड। अब देखिए, ये आपको अच्छे से पता है कि ऐसे नोड से क्या होता है, कंडक्शन होता है। आगे समझ में। और यहाँ से क्या होता है, जनरेशन होता है। अब जनरेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। यानी कि जनरेटिविटी होती है इसके अंदर। इसका मतलब जैसे जैसे हार्ट के अंदर क्या होती है, फिलिंग होती है। फिलिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा, फिर इसका साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। जब इसका साइज बढ़ेगा तो इसके ऊपर होते हैं स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स। जब इसके ऊपर स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होंगे तो आपको पता है इसको किसकी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। तो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स क्या कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पे वेगस नर्व की भी सप्लाई होती है इसको। तो वेगस नर्व जब एक्टिवेट होती है, हार्ट क्या होता है, डाउन होता है। और जब क्या होगा, वेगस नर्व इनहिबिट होगी, हार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होंगे, जब इसमें फिलिंग होगी तो स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होंगे। वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद में वो मैसेज देंगे किसको, ब्रेन को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। वहां से फिर मैसेज आएगा कि क्या करना है भाई, इंपल्स जनरेट करनी है और इसका क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो इसका मतलब जैसे जैसे डायस्टोल होगा, इसकी फिलिंग होगी, स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद मैसेज आएगा कि नहीं तो क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्शन कर लो, नहीं तो हार्ट मायोकार्डियम क्या होने वाला है, फटने वाला है। ठीक है ना। तो फटने वाला है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे एथलीट्स होते हैं उनकी हार्ट रेट कम हो जाती है, कम होती है। क्यों होती है, हाइपोथर्मिया में कम होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि उनको इतना बार बार वो मिलता है मैसेज कि फिर हार्ट क्या करने लगता है, उसको कंपेंसेट करने लगता है। क्या करने लगता है, कंपेंसेट करने लगता है। और साइज बढ़ने की वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद में इसको बोलेगा कि भाई जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, नहीं तो मायोकार्डियम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये क्या करता है, यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट करता है। तो जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कंडक्शन यहाँ से होगा। अब यहाँ से कंडक्शन होगा तो देखिए इस तरीके से क्या जाएगा, इंपल्स जाएंगे। आगे समझ में। मतलब ये वाली क्या है, एक सेल है, एक सिंगल स्मॉल है, जो कि कैसी होती है, सबसे ज्यादा नर्वस कंट्रोल में रहती है। किसमें रहती है, सबसे ज्यादा नर्वस कंट्रोल में रहती है। और सबसे ज्यादा वेगस के कंट्रोल में रहती है। किसके में रहती है, वेगस के कंट्रोल में रहती है। आगे समझ में। तो इसका मतलब है जब इसको मैसेज मिलेगा तो ये क्या करेगा, वहां से कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे ट्रांसमिट होगी। जब ट्रांसमिट होगी तो देखिए मानिएगा, यानी ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब ये वाली सेल क्या हुई, पोलराइज्ड हुई, मतलब पोलराइज थी, डीपोलराइज हुई। उसके बाद में ये वाली सेल क्या होंगी, डीपोलराइज होंगी। फिर ये वाली सेल डीपोलराइज होंगी। तो इस तरीके से इंपल्स जाता है इसके अंदर। वो कंप्लीट किसके अंदर जाता है, ये एट्रियम के अंदर। ये कौन से पार्ट है, एट्रियम पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, वेंट्रिकल पार्ट है। आगे समझ में। तो देखिएगा, यानी कि जब इस तरीके से होगा तो जब इंपल्स आगे की तरफ जाती है तो ये वेक्टर जाता है। कौन जाता है, वेक्टर। तो देखिएगा इस वेक्टर को इस तरीके से शो कर सकते हैं, इस तरीके का वेक्टर होगा। वेक्टर का मतलब है करंट, क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो इसका मतलब देखिएगा कैसा करंट वेक्टर है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि देखो सारा सब कुछ कैसे हो रहे हैं, ये पॉजिटिव हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा एट्रियम कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाता है, ये डीपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड। आगे समझ में। अब इस डीपोलराइज्ड एक्टिविटी को हम किस पे मेजर करेंगे, ईसीजी ग्राफ पेपर पर। जब ईसीजी ग्राफ पेपर पर मेजर करेंगे तो देखिएगा, यानी किसके द्वारा करेंगे इसको, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो ये क्या हो गया, फिर गैल्वेनोमीटर हो गया। और यहां पर देखिएगा, इसमें यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे मान लीजिए, क्लियर है। तो देखिएगा यहां से इस तरीके से इस पे मेजर होगा। तो इधर क्या होगा, फिर पॉजिटिव, और इधर क्या हो गए, नेगेटिव। तो देखिएगा इधर क्या हो गया, 30, 20 और -10। यहाँ क्या हो गया, 0, 10, 20, 30 मिली वोल्ट। ये करंट को बताएगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब है ये सुई, अगर यहाँ पर अपन क्या निकालते हैं, ग्राफ पेपर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर ये इस तरीके से होगी। जब ये ग्राफ पेपर पर इस तरीके से होगा तो देखिएगा ये सुई इस तरीके से ग्राफ आगे की तरफ चलता है। तो जब ग्राफ पेपर आगे की तरफ चलेगा,
इस तरीके से। ग्राफ पेपर क्या होता है, लगातार चलता जाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक स्टैंड बना देते हैं ऐसे ग्राफ पेपर जिसके ऊपर रखा हुआ है, आगे समझ में, स्टैंड के ऊपर। तो अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब है देखिए वेक्टर कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिवली मूव कर रहा है। पॉजिटिव मूव करेगा तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर इधर हेड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा और इधर कैसा लगा हुआ होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैसा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आगे समझ में। तो जब वेक्टर ऐसे मूव करेगा तो मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, और ऐसे मूव करेगा तो किसकी तरफ कर रहा है, नेगेटिव की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़े इसका मतलब है ईसीजी पेपर क्या होगा, लगातार मूव करता रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स होती है। कितनी स्पीड होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईसीजी का जो ग्राफ पेपर होता है वो कितनी स्पीड से मूव करता है, 25 mm पर सेकेंड। किससे मूव करता है, 25 mm पर सेकेंड के हिसाब से क्या करता है, मूव करता है। क्लियर बात आगे समझ में। तो इसका मतलब ये तो लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो देखिए वेक्टर कैसे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। जब डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड करेगा तो मतलब किसकी तरफ जा रहा है ये, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब कैसी वेव आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से फिर इस तरीके से कौन सी वेव आ जाएगी, पॉजिटिव वेव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव वेव। तो इसका मतलब है यहाँ पर कैसा आया, पॉजिटिव, क्योंकि ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए ये कंडीशन बनी कि ये सारा का सारा एट्रियम क्या हो चुका है, डिपोलराइज हो चुका है। डिपोलराइज होने के बाद में ये सारा का सारा करंट यहाँ से नहीं जाता ऐसे डायरेक्ट, ना यहाँ से जाता। ये करंट सारा का सारा किसके पास आता है, AB नोड के पास। किसके पास आता है, AB नोड के। क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर मैंने बोला था, फाइब्रस स्ट्रक्चर है। और फाइब्रस स्ट्रक्चर है मतलब नॉन कंडक्शन है, मतलब इसके अंदर कुचालक बोलते हैं इसको, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक विंडो है, इलेक्ट्रिकल विंडो बोलते हैं। AB नोड इज द स्लो इलेक्ट्रिकल विंडो, मतलब सबसे स्लो मूवमेंट जो होता है वो किसके अंदर होता है, AB नोड के अंदर होता है। तो ये फाइब्रस का बना हुआ है जी। फिर इस किसके पास आएगा, AB नोड के पास में। तो AB नोड क्या है, विंडो है, इलेक्ट्रिक विंडो। कौन सा बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक विंडो बोलते हो। कैसी होती है ये, स्लो। तब इसका मतलब है सारा का सारा करंट जो गया था वो किसके पास आ जाएगा, AB नोड के पास आ जाएगा। और जब AB नोड क्या करेगा, इसको आगे की तरफ ट्रांसमिट करेगा। जब आगे की तरफ ट्रांसमिट करेगा तो इसमें स्मॉल स्मॉल सेल्स होती है। कैसी होती है, स्मॉल स्मॉल सेल होती है। तो मैंने आपको बोला था स्मॉल सेल होंगी तो करंट स्लो जाएगा। दूसरा इसमें माइनर जंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बोला ना इंट्रासेलुलर जंक्शंस अभी बताए थे, फटाफट दूसरी सेल को मैं क्या कर रहे थे, इंपल्स को ट्रांसमिट कर। इसके अंदर स्मॉल सेल होती है, स्मॉल जंक्शन होते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर स्मॉल जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्लो कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसके जंक्शन कैसे होते हैं, लेस होते हैं, और दूसरा इसकी सेल का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। इसकी वजह से इसमें करंट कैसा होता है, स्लो होता है। अब ये होना जरूरी है, इसीलिए AB नोड को बनाया। क्यों जरूरी है ऐसा होना, ऐसा होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से स्लो कंडक्शन होगा तो इसका मतलब इसको पूरा कॉन्ट्रैक्शन होने का टाइम मिल जाएगा, इसको पूरा का पूरा सिस्टोल होने का टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसकी वजह से इसमें स्लो मूवमेंट होता है। आगे समझ में। स्लो मूवमेंट होने के बाद में देखिए ये क्या है, AB बंडल है। क्या है, AB बंडल, AB बंडल। तो AB बंडल है तो ये फास्ट कंडक्टर होते हैं। आगे से जैसे करंट यहाँ से यहाँ आया, ये फास्ट कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी सेल ऐसे थी, इसकी सेल ऐसे होती है लॉन्ग में, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब इस सेल के पास गया तुरंत दूसरी सेल के पास चला जाएगा ऐसे नीचे। तो मतलब सेल का कैसा होता है, कॉलमनर सेल हो जाती है। कैसी हो जाती है, कॉलमनर सेल हो जाती है, ऐसा मान लीजिए। तो कॉलमनर सेल क्या होगा, फास्ट कंडक्शन करवाती है। इसकी वजह से यहाँ से फास्ट कंडक्शन आएगा यहाँ पर, ये नीचे आ जाता है, हमेशा डाउनवर्ड आ जाएगा। डाउनवर्ड से फिर कहाँ जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, ऐसे जाता है। फिर ये जो क्या है, क्या है ये अभी बताया था, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या है ये, वेरी गुड, क्या है, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो मस्कुलर है तो इसका मतलब इसके अंदर तो कंडक्शन होगा, लेकिन ये कैसा है, फाइब्रस है, तो इसका मतलब इसके अंदर कंडक्शन नहीं होता है। ये सीधा नीचे आकर के इसमें से, और इसमें भी कहाँ से होता है, डाउन से होता है। किससे होता है, ये डाउन से, ऐसे करंट जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखिएगा जब यहाँ से करंट मूव कर रहा है, अब देखिए इसके अंदर मूव किया, यानी ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव की तरफ मूव किया, वेव कैसी आ गई, पॉजिटिव। क्या नाम दिया उस वेव को, P वेव। क्या नाम दिया, P वेव। अब देखिए इसके अंदर जब करंट आता है AB नोड के अंदर, तो देखिएगा P वेव कैसे बनता है, समझ गए। अब देखिए जब इसके अंदर करंट आएगा तो मैंने बोला बहुत स्लो आता है और बहुत ही कम स्पीड से आता है और बहुत ही कम करंट होता है, तो इसको गैल्वेनोमीटर रीड नहीं कर पाता। जब गैल्वेनोमीटर रीड नहीं करेगा, आप बताओ ये मीटर रीड नहीं करेगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव जाएगा क्या,
नहीं जाएगा ना, जीरो पे ही रहेगा, तो जीरो पे ही रहेगा, पेपर तो लगातार चलेगा। तो इसका मतलब जब इसमें से करंट आता है AB नोड में से, तो इसका मतलब इसको ये रीड नहीं कर पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा, तो फिर कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब है फिर सेगमेंट बनता है कौन सा, PR सेगमेंट या PQ सेगमेंट। कैसे बनेगा देखिए, अब देखो मैंने आपको बताया ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब देखिए किस में जाएगा ये, हाँ मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में यहाँ से एंट्री नहीं करता, इस चीज को याद रखना। अगर यहाँ से एंट्री करता तो वेक्टर ऐसे मूव करता, और जब ऐसे वेक्टर मूव करता तो पॉजिटिव की तरफ मूव करता, तो पॉजिटिव। अब इसमें मैंने इसीलिए आपको बोला कहाँ से मूव करता है ये, देखो नेक्स्ट बताओ, यानी कि इस तरीके से मूव करेगा। ये मान लीजिए AB नोड हो गया, ठीक है। AB नोड के पास में ये क्या हो गए, बंडल्स ऑफ ब्रांच हो गए, इस तरीके से चले जाएंगे, और ये इस तरीके से चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेप्टम होगा। क्या होगा, सेप्टम। तो करंट ऐसे फ्लो करता हुआ आएगा, ऐसे इसके अंदर ऐसे फ्लो करने के बाद में फिर करंट यहाँ से हिट करेगा इसको नीचे की साइड से, डाउनवर्ड से। कहाँ से करेगा, ये डाउनवर्ड से। अब जब डाउनवर्ड से इसका क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। अभी तक कैसा है, ये नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। अब इसने हिट कर दिया करंट ने, तो इसका मतलब इसके सोडियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी फिर, पॉजिटिव। लेकिन कहाँ से हो रहा है, नीचे से। कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव, नीचे से। जब नीचे से पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वेक्टर ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा, वेक्टर ऐसे मूव करेगा। लेकिन वेक्टर कैसा है, डाउनवर्ड से, पॉजिटिव है। वेक्टर तो पॉजिटिव है ना, वो देखिएगा ये पॉजिटिव वेक्टर है, लेकिन जा किधर गिरा, इधर क्या था, नेगेटिव, और इधर क्या था, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव इधर की जाएगा तो वेव कैसी आती है, नेगेटिव आती है कि नहीं आती है। तो अभी हमने यही देखा गैल्वेनोमीटर पर इस तरीके से ऐसे, तो इसका मतलब अब देखिएगा नेगेटिव, भाई नेगेटिव की तरफ मूव किया तो गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से सुई होगी, तो सुई अब किसकी तरफ घूमेगी, -10 की तरफ। तो इसका मतलब नीचे की तरफ आएगी, तो इसका मतलब ये वेव आएगा। तो इसको फिर अपन ने इसको क्या नाम दिया था, P, इसको क्या देंगे, Q। देंगे कि नहीं देंगे। तो इसका मतलब इसकी वजह से, इस सेप्टम की वजह से क्या होता है, नेगेटिव वेव आती है और Q वेव आती है। सबसे बड़ी बात है नेगेटिव वेव है और Q वेव है, तो इसलिए Q वेव नेगेटिव है। क्लियर है, आज तक पता, रटा ही हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है। अब गैल्वेनोमीटर में वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है नेगेटिव की तरफ, इसलिए ये नेगेटिव वेव बनी है। ठीक है, क्यों बनती है, क्योंकि इसमें एंट्री कहां से होती है, नीचे से। जब नीचे से होगी तो वेक्टर ऐसे मूव करेगा, जब ऐसे मूव करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव। तो वेव कैसा आया, नेगेटिव। आगे समझ में, कौन सा वेव आया, क्यू वेव। अब आप मुझे बताओ, हमने अभी पे वेव पढ़ा है, क्यू वेव पढ़ा है। अब आप मुझे बताओ, अगर एट्रियम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किस वेव के अंदर प्रॉब्लम होगी, एट्रियम में, वेरी गुड, क्योंकि पी वेव कहां से आ रही है, एट्रियम से आ रही है। तो अब हम समझ जाएंगे जब भी ईसीजी के अंदर पी वेव के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो किस में प्रॉब्लम है, एट्रियम में है कि नहीं है, या फिर किस में है, एसी नोड में। किस में है, एसी नोड में, क्योंकि एसी नोड से ही तो एट्रियम में घूम रहा है। तो एसी नोड में प्रॉब्लम है या किसमें है, पी वेव में प्रॉब्लम, मतलब एट्रियम में प्रॉब्लम है। इसकी वजह से पी वेव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वेरी गुड। अब आप हमें पता चल गया कि क्यू वेव क्या है, प्रॉब्लम है, क्यू वेव नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ गई। तो फिर समझ जाएंगे किसमें प्रॉब्लम हुई है, हटके सेप्टम में। किसमें, सेप्टम में। पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये यहां से क्या होने लग गई, डिपोलराइज होने लग गई है। तो वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर कैसी वेव दे रहा है, पॉजिटिव वेव दे रहा है। आगे समझ में, तो इसका मतलब कंडक्शन में प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई सेप्टम में। तो अब रटने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ईसीजी देख के बता दोगे कि क्या है, पी में कहां से हुआ, और ये सेगमेंट का मतलब अगर सेगमेंट नहीं बना तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, फास्ट कंडक्शन हो गया। क्या हो गया, फास्ट कंडक्शन हो गया। अगर इस सेगमेंट में, पीक्यू सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किसमें दिक्कत आएगी, फिर एबी नोड के कंडक्शन में। किसमें, एबी नोड। इसका मतलब एबी नोड में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सेगमेंट में प्रॉब्लम हुई है। आगे बात समझ में, इतना समझ के बात को हम अब आगे बढ़े। अब देखो इसको क्या कर लिया हमने, डिपोलराइज कर दिया, इसको भी डिपोलराइज कर दिया। इससे पहले एट्रियम को हमने क्या कर दिया, डिपोलराइज पहले से ही कर दिया। आगे समझ में। अब बात आगे किसकी, वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल में ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स हैं। क्या हैं, पुरकिंजे फाइबर्स हैं कि नहीं है। तो आपको मैंने बताया पुरकिंजे फाइबर्स कैसे होते हैं, फास्ट कंडक्टर होते हैं। हार्ट के अंदर सबसे फास्ट कंडक्शन करते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्यों करते हैं ये, क्योंकि यहाँ की मायोकार्डियम की सेल का साइज बहुत ही सबसे बड़ा होता है, थिकनेस होता है। मैंने बोला था अभी थिक होता है, लार्ज होता है। तो इसका मतलब ये सेल जल्दी से एक्टिवेट होगी, फटाफट दूसरी सेल को एक्टिवेट कर देगी। तो इसकी थिकनेस होने की वजह से, मायोकार्डियल सेल का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें फास्ट कंडक्शन होता है। जब फास्ट कंडक्शन होगा तो आप मुझे बताओ, ये इस तरीके से कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कंडक्शन ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे,
आएगा कि नहीं आएगा? डिपोलराइजेशन हो रहा है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव वेक्टर आएगा। इसका वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव वेक्टर है, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका मतलब दो वेव आनी चाहिए ना, लेकिन दो वेव नहीं आती, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसको भी खींच के यहाँ ले आता है, इसको भी खींच के यहाँ ले आता है, तो फिर एक वेक्टर ही बनता है। क्या बनता है? एक वेक्टर बनता है, लार्ज वेक्टर होता है। कैसा होता है ये? लार्ज वेक्टर होता है, क्योंकि जल्दी से करंट जा रहा है, मूव जा रहा है, सबसे ज्यादा करंट जा रहा है, तो वेक्टर भी कैसा होगा? लार्ज होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब करंट यहाँ पे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? मिलीवोल्ट। तो मिलीवोल्ट सबसे ज्यादा इसीलिए यहाँ पर आती है, और यही कारण है कि यहाँ पर जब वेक्टर मूव करेगा, कौन सा पॉजिटिव वेक्टर है, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो जब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो कैसी वेव आएगी? पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो देखिएगा यहां से फिर कौन सी वेव आएगी? पॉजिटिव वेव। कौन सी आएगी? पॉजिटिव वेव। इसको क्या नाम देते हैं? आर वेव। तो इसीलिए आर वेव का मिलीवोल्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा। पी इतनी बड़ी थी क्या? नहीं थी। अगर इसका बड़ा हो गया तो इसका मतलब इसमें फास्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसका मतलब वेंट्रिकल में सबसे फास्ट होता है, क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना पड़ता है? फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, फास्ट वर्क करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर? अब ये देखो, ये लेफ्ट की तरफ करता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा मूव करता है, तो हार्ट भी लेफ्ट साइड में होता है, तो वेक्टर भी किधर मूव कर रहा है? लेफ्ट एंड डाउनवर्ड। कैसे मूव कर रहा है? लेफ्ट एंड डाउनवर्ड। और किसकी तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इसलिए वेव कैसी आई है? पॉजिटिव वेव आई। आगे समझ में? अब देखिएगा, अब हमने देख लिया क्या हो चुका है, यानी कि वेंट्रिकल भी क्या हो चुका है? डिपोलराइज हो चुका है। वेंट्रिकल भी क्या हो चुका है? डिपोलराइज। लेकिन ये इस तरीके से जा रही है। जब इस तरीके से जाएगी देखिएगा, तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा फिर? एट्रियम क्या, सॉरी वेंट्रिकल होगा। क्या होगा? वेंट्रिकल। तो देखिए वेंट्रिकल का ये वाला पार्ट बच गया। बचा कि नहीं बचा भाई? यहां तक तो हमने कर दिया, यहां तक कर दिया। यहां पर सेप्टम था। क्या था? सेप्टम था। तो सेप्टम के नीचे जो बच जाता है कौन? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम होगा ये वाला, यहां तक तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये वाला नहीं हुआ अभी, ये वाला रहता है। इसको बोलते हैं बेसल। बेसल मायोकार्डियम। कौन सा बोलते हैं? बेसल मायोकार्डियम। या फिर इसको ही बोलते हैं, यहां पर है, दैट इज दी सेप्टल मायोकार्डियम। कौन सा बोलते हैं? सेप्टल मायोकार्डियम। तो जो बेसल मायोकार्डियम सबसे लास्ट में क्या होती है? डिपोलराइज होती है। तो इसका मतलब यहां तक हो गया, लेकिन जब इधर ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ होगा तो देखिएगा कैसा वेक्टर मूव करेगा? यहां से ऐसे करेगा। आगे समझ में? तो यहां से मतलब यहां से वेक्टर मूव करेगा कि नहीं करेगा? यहां पर मैं वेक्टर बना सकता हूं ऐसे, ऐसे। ये वेक्टर मूव कर रहा है, क्योंकि यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा वेक्टर है? पॉजिटिव है, क्योंकि क्या हो रहा है? डिपोलराइज हो रहा है। तो जो लास्ट वाली मायोकार्डियम है या सेप्टल वाली मायोकार्डियम है, उसका क्या होगा? सबसे लास्ट में क्या होगा? डिपोलराइजेशन होगा। जब इसका लास्ट में डिपोलराइजेशन होगा, तो डिपोलराइजेशन होगा, तो इसका मतलब कैसा वेक्टर है? ये पॉजिटिव वेक्टर है। और पॉजिटिव वेक्टर किधर जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब किस में जा रहा है? ये राइट एंड अपवार्ड। राइट एंड अपवार्ड में। अब राइट एंड अपवार्ड में जा रहा है, तो इसका मतलब किसकी तरफ जा रहा है? ये नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव। आगे समझ में? देखो, जब हमने यहाँ पे देखा था, पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा था? नेगेटिव की तरफ। ये भी पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, कैसी वेव आएगी? नेगेटिव। कैसी आएगी? नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर फिर एक वेव आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? तो इसको कौन सी वेव देंगे? एस वेव। नेगेटिव वेव होगी, और कौन सी होगी? एस वेव। अब देखो, है वेक्टर पॉजिटिव, ये नहीं है, डिपोलराइज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वेव कैसी बन गई? नेगेटिव बन गई। कैसी बन गई? नेगेटिव। तो इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वेक्टर पॉजिटिव होते हुए। लेकिन बात यह है कि आपको अच्छे से पता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव जाता है तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जाता है तो पॉजिटिव आता है। इतनी बात क्लियर है? तो देखिएगा ये क्या बन गया फिर? एस वेव बन गया। तो ये दोनों की दोनों वेव कैसी हैं? नेगेटिव है कि नहीं है? ये दोनों की दोनों कैसी हैं? पॉजिटिव। अब देखिए ये सारा का सारा, अब देखिए कंप्लीट हार्ट डिपोलराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? कोई पार्ट बचा है? बताइए। नहीं, कंप्लीट डिपोलराइजेशन हो गया। डिपोलराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब पहले हमने एट्रियम को डिपोलराइज किया, फिर एबी नोड को किया, एबी नोड के बाद में सेप्टम को किया, इस वाले को, इसके बाद में नीचे वाले लोअर मायोकार्डियम को किया, इसके बाद में बेसल मायोकार्डियम को क्या कर दिया? डिपोलराइज कर दिया। इसका मतलब अब कंप्लीट हार्ट क्या हो चुका है? डिपोलराइज हो चुका है। क्या हो चुका है? डिपोलराइज हो चुका है। डिपोलराइज हो चुका है कंप्लीटली। तो इसका मतलब अब क्या होगा? इसके अंदर रिपोलराइजेशन होगा। क्या होगा? रिपोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, ये इतना हमने देख लिया ना। तो इसका मतलब ये कौन सी वेव है? पी क्यू आर एस। अभी टी वेव को देखा क्या? नहीं देखा। तो इसका मतलब आप समझ गए कि एस वेव में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम किस में है?
बेसल मायोकार्डियम में, किसमें, मतलब वहां पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, वहां पर करंट नहीं जा रहा है। आगे समझ में, इसका मतलब राइट या लेफ्ट के वेंट्रिकल के किसमें, मायोकार्डियम में प्रॉब्लम हुआ है। और आर वेव से आप समझ गए वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, किसके अंदर हुआ है, वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम हुआ है। तो इसका मतलब इस वेव आएगी तो वेंट्रिकल की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब देखो अब तक हमने देखा है QRS कॉम्प्लेक्स, क्या देखा है, QRS कॉम्प्लेक्स। क्यू किससे आ रहा था, वेंट्रिकल के सेप्टम से। आर किससे आ रहा है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। एस किससे आ रहा है, सेपल वेंट्रिकल का जो वेसल मायोकार्डियम है उसके कॉन्ट्रैक्शन से। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा QRS कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से आ रहा है, वेंट्रिकल की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, वेंट्रिकल की वजह से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जब पी वेव की बात करते हैं तो पी वेव किसकी वजह से आ रहा है, एट्रियम की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, एट्रियम में कंडक्शन की वजह से, और ये वेंट्रिकल में कंडक्शन की वजह से। अब देखिएगा, अभी हमने देखा कि कंप्लीट हार्ट का क्या हो चुका है, डिपोलराइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, डिपोलराइजेशन। अब इसका क्या होगा, पोलराइज थी, हमने डिपोलराइज कर दिया। अब डिपोलराइज करने के बाद अगेन रिपोलराइज करेंगे, तो अगेन पोलराइज करेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन रिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसा मान लीजिए कि जो सबसे लास्ट में डिपोलराइज हुआ है वो सबसे फर्स्ट रिपोलराइज होगा। अगर समझ में, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, ये वाला वेसल हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इसका मतलब जब वेसल होगा तो इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या होगा, वेक्टर ऐसे। तो इसका मतलब मायोकार्डियम ये कौन सी है, पेरिकार्डियम है। कौन सी है, पेरिकार्डियम। ये कौन सी है, एंडोकार्डियम है। कौन सी है, एंडोकार्डियम। और बीच वाली कौन सी है, मायोकार्डियम है। कौन सी है, मायोकार्डियम। तो ये क्या है, मायोकार्डियम। आगे समझ में। तो इस मायोकार्डियम के 3 पार्ट होते हैं। मायोकार्डियम के 3 पार्ट कैसे होते हैं, देखो अभी बता देते हैं आपको। यानी कि एक इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ आउटर मायोकार्डियम, एक अंदर की तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे फिर, इनर मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे, इनर मायोकार्डियम बोलेंगे। आगे समझ में। और एक कहाँ होगा, बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, इनर मिडल मायोकार्डियम। आगे समझ में। इस तरीके से क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है। आगे समझ में। तो देखिए सबसे पहले ये सबसे लास्ट में यही हुआ होगा, वेक्टर ऐसे आया होगा। ऊपर से जब आ रहा है तो सबसे लास्ट में कौन सा मायोकार्डियम होगा, आउटर मायोकार्डियम। कौन सा होगा, आउटर मायोकार्डियम। या इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियल मायोकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम की तरफ है इसलिए इसका नाम दे दिया पेरिकार्डियल मायोकार्डियम। पेरिकार्डियल मायोकार्डियम, आउटर या पेरिकार्डियल। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में यही वाली क्या हुई है, डिपोलराइज हुई है। तो जब ये वाली डिपोलराइज हुई है तो मैंने बोला ये सबसे फर्स्ट क्या होगी, रिपोलराइज होगी। सबसे फर्स्ट क्या होगी, ये रिपोलराइज होगी। रिपोलराइज होने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने देखा था ये सेल है, तो सेल के अंदर कौन से चैनल ओपन हो गए थे, सोडियम चैनल। और कौन से हो गए थे, कैल्शियम चैनल्स। और कौन से हो गए थे, पोटेशियम चैनल्स। कौन से हो गए, पोटेशियम। जैसे ही सेल कंप्लीट डिपोलराइज हो जाती है उसके बाद में कैल्शियम चैनल और ये क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं। आगे समझ में। सिर्फ कौन ओपन रहते हैं, पोटेशियम चैनल। तो इसका मतलब पोटेशियम इंपोर्टेंट होता है रिपोलराइज करने में। तो इसका मतलब पोटेशियम जब ओपन होगा तो पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा। जब पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा तो इसका मतलब पहले क्लोराइड बाहर आया था, अब क्लोराइड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। एक तो क्लोराइड माइनस अंदर की तरफ जाएगा, दूसरा पॉजिटिव बाहर आ रहा है, कोई पॉजिटिव अंदर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब अंदर क्या बनेगा, फिर नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहला जाता है। वापस हो रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया रिपोलराइजेशन। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, फिर अब रिपोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, रिपोलराइजेशन। अब देखो यहां से होगा, पहले आउटर का होगा, फिर मिडल का होगा, फिर इनर का होगा। तो इसका मतलब वेक्टर ऐसे मूव करेगा ना। अब वेक्टर कैसा है, नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि देखो नेगेटिव रिपोलराइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब वेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। और इधर कैसा इलेक्ट्रोड था, और इधर कैसा था, पॉजिटिव। आगे समझ। अब देखिए इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और वेक्टर कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, पहले भी ऐसे मूव किया था लेकिन फिर भी पॉजिटिव वेव आई थी। कैसी आई थी, नेगेटिव आई थी, नेगेटिव आई थी, क्योंकि पॉजिटिव वेक्टर था, ऐसे मूव कर रहा था नेगेटिव की तरफ, इसलिए वेव कैसी आई थी, नेगेटिव वेव आई थी। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे वेक्टर था, वेक्टर कौन सा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा था। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ कैसी वेव आएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो नेगेटिव वेव आती है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है तो
पॉजिटिव वेव आती है। नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाता है तो पॉजिटिव वेव आती है। कैसी आती है? पॉजिटिव वेव आती है। इतना बात समझ गए? तो देखिए ये नेगेटिव किसकी तरफ मूव कर रहा है? नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो कैसा वेव आएगा? पॉजिटिव। आगे समझ में? देखो नेगेटिव और नेगेटिव जब दोनों मिलते हैं तो पॉजिटिव बनता है। मैथ पढ़ा है ना? तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव मिलते हैं, प्लस करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये कैसा है? नेगेटिव किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। तो वेव कैसी आएगी? पॉजिटिव। वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ से फिर मैं बना सकता हूँ पॉजिटिव वेव बन गई ना। तो इसका मतलब ये कौन सी वेव हो गई? टी वेव हो गई। क्या हो गई? टी वेव। तो इसीलिए रिपोलराइजेशन होगा तो इसका मतलब टी वेव में प्रॉब्लम होगा तो हम समझ जाएंगे कि वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, अभी तक कैसे है? डिपोलराइज्ड है। आगे समझ में? अगर मान लीजिए ये टी वेव डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी टी वेव का क्या हो गया? डिप्रेशन। ऐसे नेगेटिव वेव आ गई तो इसका मतलब है वेक्टर कैसे मूव कर रहा है? उल्टा। तो इसका मतलब है यहाँ से पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ना होकर के यहाँ से रिपोलराइजेशन हो रहा है। अब यहाँ से रिपोलराइजेशन होगा तो इसका मतलब वेक्टर ऐसे मूव करेगा और वेक्टर कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। और किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो वेव कैसी आएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब वेव कैसी आ जाएगी? फिर नेगेटिव आ जाएगी। समझ गए? तो इसका मतलब रिपोलराइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है वेंट्रिकल के में। कहाँ से दिक्कत है तुरंत देख करके पहचान सकते हो आप पहचान लोगे ना? तो वेरी गुड। देखो वेव आ गई टी। क्लियर हो गई इतनी? अब देखिए अब तक हमने क्या देखा है? पी वेव देखा है। क्या देखा है? पी वेव। पी वेव के बाद में ये सेगमेंट देखा। सेगमेंट के बाद में क्यू वेव देखा। क्यू वेव के बाद में आर वेव देखा। क्या देखा? आर वेव देखा। नेक्स्ट हमने फिर क्या देखा? एस वेव देखा। क्या देखा? एस वेव। एस वेव के बाद में फिर क्या आया? सेगमेंट आया। क्या आया? सेगमेंट आया। आया कि नहीं आया? और सेगमेंट के बाद में फिर कौन सी वेव आई? टी वेव आई। कौन सी आई? टी वेव। ऐसे क्योंकि पेपर तो लगातार मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये पी वेव किसकी वजह से आई है? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन तभी हो जब उसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मूव करेगी। तो इसका मतलब अभी कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल डायस्टोल को भूलिए, अभी आप याद रखिए किससे आई है? ये करंट के फ्लो से। तो इसका मतलब किसका? ये एट्रियम के कंडक्शन से। इसके बाद में ये किसकी वजह से आया है? एबी नोड की वजह से। तो ये किसकी वजह से आई है? एट्रियम की वजह से। ये किसकी वजह से आई है? एबी नोड की वजह से। आगे समझ में? ये कौन सी वेव है? क्यू। कौन सी है? क्यू। ये किसकी वजह से आई है? सेप्टम की वजह से। वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से। ये कौन सी वेव है? आर वेव है। किसकी वजह से आई है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये कौन सी वेव है? एस वेव है। किसकी वजह है? बेसल मायोकार्डियम के डिपोलराइजेशन की वजह से। ये क्या है? सेगमेंट है। कौन सा? एसटी सेगमेंट है। ये किसकी वजह से आया है? हाँ ये देखो बताता हूँ किसकी वजह से आया। जैसे डिपोलराइज हो गया कंप्लीटली तो फिर वापस रिपोलराइज होगा। तो कंप्लीट डिपोलराइजेशन होने के बाद में जब रिपोलराइज होगा तो इसका मतलब थोड़ा टाइम लगेगा ना। ऐसा जैसे कि ये कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया, डिपोलराइज होने के बाद में वापस ये रिटर्न होगा रिपोलराइजेशन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब ये टाइम क्यों लेता है? जैसे ये टाइम ले रहा था किसके लिए? एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसीलिए ये रिपोलराइज होने के लिए वापस टाइम लगेगा डायस्टोल के लिए। डायस्टोल का मतलब है कंप्लीट वेंट्रिकल का क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर भी थोड़ी देर क्या रुकता है? वेक्टर मूव स्टॉप होता है। स्टॉप होने की वजह से ये सेगमेंट आ जाता है। तो मतलब है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का जो गैप होता है या जो टाइम ड्यूरेशन होता है थोड़ा बहुत, उसके अंदर आता है एसटी सेगमेंट। कौन सा आता है? एसटी सेगमेंट। और ये कौन सी वेव है? टी वेव। किसकी वजह से आई है? ये वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन की वजह से। किसकी वजह से? तो एक ही वेव है जो रिपोलराइजेशन की वजह से आई है, बाकी सारी की सारी वेव किसकी वजह से आई है? डिपोलराइजेशन की वजह से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वेव है जो रिपोलराइजेशन की वजह से आती है? टी वेव है। कौन सी है? और ऐसी कौन सी वेव है जो डिपोलराइजेशन से आती है? तो पी क्यू आर एस। कौन सी है? पी क्यू आर एस। कभी कभी यहाँ पर आ जाती है एक और वेव, यू वेव। कौन सी आ जाती है? यू वेव। आगे समझ में? कभी कभी आ जाती है तो इसको नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल कैसे मानते हैं देखिएगा, यानी कि मैंने आपको बताया ये क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट है। आगे समझ में? हार्ट के पास में यहाँ क्या होते हैं? बाल्व होते हैं। क्या होते हैं? बाल्व। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बाल्व है। तो ये बाल्व क्या होते हैं? यहाँ इस तरीके से एक मसल से बाइंड रहते हैं। किससे बाइंड रहते हैं? मसल से। आगे समझ में? ऐसे। तो इस जो बाइंड करने का इसको कॉर्डाई टेंडिनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डाई टेंडिनाई। कॉर्डाई टेंडिनाई बोलते हैं। आगे समझ में? और इस मसल्स को बोलते हैं नेक्स्ट दैट इज दी पेपिलरी मसल्स। कौन से बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स।
आगे समझ में? ये मसल्स अलग से इस बाल को क्लोज कराने के लिए, ओपन कराने के लिए इसको क्या करती है, कोडाई टेंडिनाई को खींचती है, छोड़ती है, खींचती है, छोड़ती है। तो इसलिए इस पेपिलरी मसल्स के अंदर अलग से कंडक्शन कर जाता है। अलग से कंडक्शन का मतलब इसके अंदर वेक्टर अलग से मूव कर जाता है। जब इसके अंदर वेक्टर मूव करता है तो इसका मतलब अलग से मायोकार्डियम अलग से मूव कर रहा है, वो इसमें अपना ही फ्लो बना रहा है वेक्टर। तो जब वेक्टर इसमें मूव करता है तो इसका मतलब इसमें स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो। तो मायोकार्डियम में तो फास्ट होता है, इस पेपिलरी मसल्स में कैसा होता है? स्लो। तो इसमें बाद में जाकर के वेक्टर ऐसे मूव करता है। कैसे मूव करता है? ऐसे। वेक्टर कैसा है? पॉजिटिव। और किसकी तरफ मूव कर रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो वेव कैसी आती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये यू वेव आ जाती है, पॉजिटिव वेव। इसको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? पेपिलरी मसल वेव। मसल वेव। आगे बात समझ में? तो यू वेव पेपिलरी मसल्स की कोडाई टेंडिनाई की वजह से देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? तो ये होता है कंप्लीट ईसीजी का प्रोडक्शन। आगे समझ में? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब देखिए इसकी रीडिंग करते हैं। अब रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसका टाइम ड्यूरेशन इंटरवल पूछा जाता है किस तरीके से होता है, तो उसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में क्लियर करेंगे। देखिएगा देखिए ये है ईसीजी। नॉर्मली जो हमने बनाई है वही है, बस ग्राफ पेपर पर दिखाया। किस पे दिखाया है? ग्राफ पेपर पर। आगे समझ में? तो देखिए ग्राफ पेपर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो मैंने आपको स्पीड बता दी। स्पीड क्या होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ग्राफ पेपर मूव करता है ईसीजी मशीन के अंदर, उसकी स्पीड क्या होती है? 25 mm पर सेकेंड से। किससे मूव करता है? 25 सेकेंड पर mm के हिसाब से। देखिएगा दूसरा, जब मूव करेगा तो इसका मतलब है किस पर जाता है? ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर जाएगा तो इसका मतलब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल लाइन हो गई। ये कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, इसमें से दो बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं? दो बॉक्स बनते हैं। एक लार्ज बॉक्स बनेगा और एक क्या बनते हैं? स्मॉल बॉक्स बनते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से हर्ट रेट कैसे निकालते हैं? इनका नॉर्मली पी वेव का इंटरवल कितना होता है, क्यूआरएस का इंटरवल कितना होता है, क्यूटी इंटरवल कितना होता है, सेगमेंट का कितना होता है, एसटी सेगमेंट का कितना होता है, सारा सब कुछ बता देंगे आपको। ठीक है? तो देखिएगा लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स। अब देखिए जो वर्टिकल लाइन बताती हैं ये, यानी ऐसे जो लाइन बताएगी वो किसको बताएगी? वोल्टेज को। मतलब कितना करंट आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर गया इतना गया, तो इसका मतलब है एक लार्ज बॉक्स का कितना मिली वोल्ट होगा, ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। या एक स्मॉल बॉक्स में कितना करंट होगा, कितने मिली वोल्ट को बताएगा करंट क्या मात्रा। तो एक स्मॉल बॉक्स बनाता है माइनस नहीं होगा, यानी एक स्मॉल बॉक्स बनाएगा 1 मिली वोल्ट को। किसको बताता है? 1 मिली वोल्ट को। आगे समझ में? तो इसका मतलब है ये कितने हैं? 5 है। तो एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने होते हैं? 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो इसका मतलब एक लार्ज बॉक्स कितना बताएगा? 5 मिली वोल्ट बताएगा। कितना बताएगा? 5 मिली वोल्ट बताएगा। ये करंट का पता चल गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम वर्टिकल घूमेंगे, वर्टिकल का मतलब है ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये वोल्टेज को बताएगा। किसको बताएगा? वोल्टेज को। और जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल घूमेंगे ये किसको बताएगा? ड्यूरेशन को। किसको बताएगा? ड्यूरेशन को या टाइम को। किसको बताता है? ड्यूरेशन या टाइम को। आगे समझ में? अब देखिए अब इसको निकालना होगा हमने। वोल्टेज का पता चल गया, एक स्मॉल 1 मिली वोल्ट, 5 स्मॉल से एक बड़ा बनता है तो 5 मिली वोल्ट। तो एक बड़े का कितना हो गया? 5 मिली वोल्ट। स्मॉल का कितना हो गया? 1 मिली वोल्ट। तो ये तो करंट, इसको बता दी किसको? करंट को। किसने? वर्टिकल लाइन ने। लेकिन हमको समझना किसका होगा? हॉरिजॉन्टल का। किसका समझना होगा? हॉरिजॉन्टल का। क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते किससे? ड्यूरेशन से। किससे आते हैं? ड्यूरेशन से। क्योंकि ब्रेडिकार्डिया हुआ है, टैकीकार्डिया हुआ है, फ्लटर हुआ है, फिब्रिलेशन हुआ है, सारा सब कुछ क्या होगा? इसी से पता चलेगा। इसको देख करके पता चलेगा। तो देखिएगा कैसे, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स है, आ गया समझ में? तो और 2 स्मॉल बॉक्स है, 3 स्मॉल बॉक्स है, 4 स्मॉल बॉक्स है, 5 स्मॉल बॉक्स है। तो इसका मतलब ये 5 से मिलकर के क्या बनेगा? एक लार्ज बॉक्स बनेगा। क्या बनेगा? एक लार्ज बॉक्स बनेगा। आगे समझ में? तो अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कितना स्पीड होगा 25 mm पर सेकेंड के हिसाब से पेपर मूव करेगा, स्पीड होगा, तो फिर मानते हैं कि 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर कितने 1500 स्मॉल बॉक्स
कितने 1500 स्मॉल बॉक्स क्या होते हैं, पास होते हैं 1 मिनट में। किसमें? 1 मिनट में। आगे समझ में? अगर 1500 होंगे तो आपको पता है 1500 स्मॉल है तो लार्ज में कितने होते हैं 5, तो इसका मतलब 3 5 15, तो फिर कितने हो जाएंगे लार्ज? 300 1 मिनट में। किसमें? 1 मिनट में। जब 1 मिनट में 25 mm पर सेकंड के हिसाब से पेपर मूव करता है तो 1 मिनट में 1500 स्मॉल बॉक्स मूव कर जाते हैं। अगर स्मॉल बॉक्स नहीं होगा तो लार्ज बॉक्स 300 मूव कर जाते हैं। बात एक ही है, क्योंकि एक लार्ज में 5 होते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 हो जाएगा। तो किसी को भी याद रख लो, या तो इसको याद रख लो या इसको, सारे के सारे निकल के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये हो गया स्मॉल बॉक्स। कौन सा है ये? स्मॉल बॉक्स। ये कौन से हैं? लार्ज बॉक्स। अब देखिए इनसे निकाल सकते हैं एक स्मॉल बॉक्स का, एक लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखो निकालते हैं। अगर पहले किसका निकालें? स्मॉल बॉक्स का। किसका निकालते हैं? स्मॉल बॉक्स का। तो इसको मिटा दूं, लो। अब स्मॉल बॉक्स का निकालते हैं। तो देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1500 स्मॉल बॉक्स इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है ऐसे लिख सकता हूं मैं 60 सेकेंड। बात एक ही है ना, या तो 1 मिनट लिख दूं या 60 सेकेंड लिख दूं। तो इसका मतलब है देखिएगा 1 सेकेंड में कितना हो जाएंगे फिर ये देखिए, यानी 60 डिवाइड बाई 1500 है। 1500 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो देखिएगा इसको काट दीजिएगा ऐसे, तो फिर 3 5 50, तो इसका मतलब ये हो गया, जाएगा नहीं 0 पॉइंट, फिर 20 करेंगे फिर भी नहीं जाएगा 0, फिर 200 करेंगे 50 की 200, 50 चौक 200, तो इसका 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो 0.04 सेकंड क्या हो गया ड्यूरेशन। फिर तो एक स्मॉल बॉक्स का निकल के आया है, किसका निकल के आया है? एक स्मॉल बॉक्स का निकल के आया है कितना? 0.04 सेकंड। कितना निकल के आया है? इसका मतलब है इतना क्या होगा, इसका ड्यूरेशन होगा किसका? एक स्मॉल बॉक्स का। तो अब लार्ज बॉक्स का निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? प्लस कर देंगे कितनी बार? 5 बार। कितनी बार कर देंगे? 5 बार। तो इसका मतलब है 0.04 इंटू 5 कर सकते हैं। तो 5 चौक 5 चौक 20 हुआ कि नहीं हुआ? और 2 के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया? पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है क्या हो गया ये? 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड। 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया ये? 0.2 सेकेंड। तो इसका मतलब है ये कितना था? 0.4। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कितना होगा फिर? 0.2 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? और ये कितना है? 0.04। कितना है? 0.04। अब आगे सारी चीज़ें कहानी समझ में निकाल। अगर ये या तो ऐसे निकाल लो इसको, अगर ऐसे नहीं निकाले तो और निकाल सकते हैं लार्ज बॉक्स से। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये समझ आ गया? देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ। हमने देखा था कितने हैं? 300। कितने हैं? 300 कितने में? 1 मिनट में। किसमें? 1 मिनट में पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब कितने में? 60 सेकंड में। बात एक ही है, मिनट को सेकंड में लिख दिया। जब सेकंड में लिखेंगे तो देखिए एक लार्ज बॉक्स को, किसको? 60 सेकंड हो गए, तो मतलब 1 सेकंड में ऐसे लिख सकते हैं। जब 1 सेकंड में लिखेंगे तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे? 60 को 300 से डिवाइड कर देंगे। तो 300 से जब डिवाइड कर देंगे तो एक बॉक्स का निकल के आ जाएगा। किसका आ जाएगा? एक बॉक्स का। देखिएगा 6 पंजे नहीं 6 चौक 24, तो मतलब पॉइंट 6 चौक 24। 1 मिनट, यानी कि एक बॉक्स आ गया 60 सेकंड। 60 सेकंड का कितने में आया? 300 में। तो देखो 300 को जब निकालेंगे 300 60 सेकंड हो पॉइंट हो गया। हाँ उल्टा कर रहे हैं घोड़ा, देखो उल्टा। हाँ यानी इससे ये कट हो गया। आगे समझ में? इसका मतलब ये 0 को हटाया, क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब अब 3 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी की 6, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0.2 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 सेकेंड। ठीक है, देखो वापस कर देते हैं अगर कन्फ्यूजन हो तो। यानी कि हमने 60 को डिवाइड करना है किससे?
300 से, तभी तो एक का निकल के आएगा एक लार्ज बॉक्स का, तो एक लार्ज बॉक्स से निकल गया। देखो 0 से 0 कट गया। अब इसमें जा रहा है क्या, ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 रखनी पड़ेगी हमने, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, पॉइंट। तो जब पॉइंट रखा तो अब देखिए पॉइंट रखने के बाद अब इसमें चला जाएगा, तो 30 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 30 दूनी की 60, तो इसका मतलब कितना आ गया 0.2 सेकंड। आगे समझ में, तो इसका मतलब लार्ज बॉक्स कितना हो गया 0.2 सेकंड, स्मॉल बॉक्स कितना हो गया 0.04 सेकंड। इतनी बात क्लियर होगी, वेरी गुड। अब निकाल सकते हैं सारा सब कुछ इंटरवल, इस ईसीजी का निकालते हैं, वेरी गुड, चलो निकाल देते हैं। देखिए हम किसका निकालेंगे अब, पी वेव का, किसका निकालेंगे, पी वेव का। तो पी वेव का ड्यूरेशन नॉर्मली ऐसा माना जाता है, या फिर जैसे पर्सन टू पर्सन या हार्ट बीट के हिसाब से क्या हो सकता है, ये घट बढ़ सकता है, लेकिन जनरली मानते हैं कि इसमें 2.5 स्मॉल बॉक्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 2.5 स्मॉल बॉक्स। 2.5 स्मॉल बॉक्स का मतलब है 1 सेकेंड। 2.5 का मतलब क्या हो गया भाई, 0.8 और आधे हो गए 2, तो कितना हो गया 0.1 सेकेंड। कितना लगता है 0.1 सेकेंड। आ गया समझ, ये हो गए पी वेव का। इसी तरीके से अगर किसकी बात करते हैं अपन, पी क्यू सेगमेंट की, किसकी बढ़ते हैं, पी आर सेगमेंट बोले या उसको क्या बोले, पी क्यू सेगमेंट बोले। तो देखिए पी वेव ये रहा और पी आर इंटरवल ये रहा, यानी पी के यहाँ से और यहाँ तक का अगर इसमें सेगमेंट निकालें तो ये क्या रहा, फिर यहाँ से और यहाँ तक का, दैट इज दी पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट हो गया, पी आर इंटरवल अलग है, पी आर सेगमेंट अलग है, सारे निकालेंगे। इसमें जो लिखे हुए पी वेव निकाली हमने, इसके बाद में देखिए किसकी बात करेंगे, पी आर सेगमेंट की। तो पी आर सेगमेंट में भी जनरली कितना टाइम लगता है, 2.5 स्मॉल बॉक्स, 2.5 स्मॉल बॉक्स। तो 2.5 स्मॉल बॉक्स का मतलब है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ये 0.8 से लेकर के और 0.12 तक हो सकता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपने एन एवरेज याद रखना है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं इससे आराम से। तो देखिए क्या हो गया, ये 0.1 सेकेंड हो गया। इसके बाद में देखिए किसकी बात करेंगे अपन, QRS की। किसकी बात करेंगे, QRS की। जब QRS की बात करेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्स भी, इसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है लेकिन ड्यूरेशन उतना ही होता है। वोल्टेज ज़्यादा होती है, फास्ट कंडक्शन करता है। तो देखिए वोल्टेज इतनी हो गई, इसकी वोल्टेज इतनी सी है, इसकी इतनी ज़्यादा वोल्टेज है, तो फास्ट मूव कर रहा है इसलिए वोल्टेज ज़्यादा आएगा। लेकिन जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो कितना होगा, 2.5 होगा। कितना होगा, 2.5 होगा। आगे समझ में, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा फिर 0.1 सेकेंड है। आपको रटने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही ना, सिर्फ सीधी सी बातें आ रही है, 2.5 होगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा, सारी चीजें। अब देखिए इनको इन्हीं से जोड़ करके घटा करके इसी से सारा इंटरवल निकल के आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, QT की बात कर लेते हैं। किसकी, QT इंटरवल की। या फिर देखो हमने पी वेव की बात ली, पी आर सेगमेंट की बात करी, QRS कॉम्प्लेक्स की बात कर ली, ठीक है ना। ऊपर वालों की कर लेते हैं। अभी हमने इसकी करी है, इसकी करी, इसकी करी, अब इसकी करते हैं ST सेगमेंट की। किसकी करते हैं, ST सेगमेंट। ST सेगमेंट देखिए, ST सेगमेंट यानी कि यहां से ये और कहां तक, यहां तक, इनिशिएशन ऑफ द टी वेव तक होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, ST सेगमेंट बोले। क्या बोलेंगे, ST सेगमेंट। तो ST सेगमेंट के अंदर जनरली लगता है 2.5, क्या लगता है 2.5 या फिर 3 स्मॉल बॉक्स। कितने लगते हैं, 3 स्मॉल बॉक्स। तो इसका मतलब है 3 स्मॉल बॉक्स हो गए, तो इसका मतलब ये कितना आएगा फिर 0.14 सेकंड तक। कितने तक आ जाएगा, 0.12 या 0.14 सेकंड तक आ सकता है। आगे समझ में, पर आप इसको याद रखना 0.2 सेकंड। कितना रखना, 0.2 सेकंड से आगे बात समझ में, इतना याद रखना, इतना ही आता है जनरली। अब इसमें पॉइंट माइनस इधर उधर हो सकता है, आगे समझ में। लेकिन जनरली अगर नॉर्मल पर्सन होगा, एडल्ट पर्सन होगा, अब आपको फिर ये हार्ट रेट के हिसाब से निकालनी पड़ सकती है, या ECG में दिया होगा तो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूंगा, आगे समझ में। लेकिन अभी जनरली आपसे पूछ लिया, कुछ भी ECG वगैरह नहीं दिया तो इस तरीके का इंटरवल होगा, आगे समझ में। देखिएगा इसके बाद किसकी बात करेंगे, टी वेव की। किसकी बात करेंगे, टी वेव। अब जब देखो टी वेव की बात करते हैं, टी वेव रिपोलराइजेशन से आती है। किससे आती है, रिपोलराइजेशन से। तो रिपोलराइजेशन से जब टी वेव आएगा तो देखिएगा ये थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लेता है। क्या लेता है, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब है 4 स्मॉल बॉक्स। कितने लेता है ये, 4 स्मॉल बॉक्स। अब 4 स्मॉल बॉक्स का मतलब है 0.16। कितना हो जाएगा ये 16, या फिर थोड़ा सा बढ़ सकता है, कितना 0.2 सेकंड तक। क्या हो सकता है, 0.2 सेकंड। मतलब है 4 स्मॉल बॉक्स ले सकता है या 5 स्मॉल बॉक्स ले सकता है, आगे समझ में। मतलब एक लार्ज बॉक्स हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया, एक लार्ज बॉक्स हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया ये 0.2 सेकंड। कितना हो गया 0.2 सेकंड। तो 4 या 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं जनरली इसके अंदर, जो कि नॉर्मल माने जाते हैं। तो 4-5 स्मॉल बॉक्स है तो भी क्या होगा 0.2 सेकंड होगा, या एक लार्ज बॉक्स होगा तब भी कितना होगा 0.2 सेकंड होगा। तो इस 0.16 से लेकर के 0.20 सेकंड तक क्या माना जाता है, इसको नॉर्मल माना जाता है। आगे समझ में, तो ये क्या हो गया टी वेव हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब अब पी वेव को रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। एस टी सेगमेंट पी आर सेगमेंट को नहीं है। किसको? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को, एस टी सेगमेंट को, टी वेव को, किसी को भी रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। सिर्फ आपने देखना है कितने स्मॉल बॉक्स में आ जाता है। सबके इक्वल से ही है, सबसे बड़ी बात है सबके इक्वल से। बस टी वेव में क्या हो रहा है, कंप्लीट डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो जितनी देर में डिपोलराइजेशन हुआ इसका मतलब क्या होगा, हाँ, तो पूरा लार्ज बॉक्स हो गया। क्या हो गया? पूरा लार्ज बॉक्स हो गया। आगे समझ में? वेरी गुड। अब देखो किसकी बात कर लेते हैं, पी आर इंटरवल की कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं? पी आर इंटरवल की। तो देखिए पी आर इंटरवल की बात करेंगे तो देखिएगा किससे बन रहा है ये, पी वेव एंड पी आर सेगमेंट, पी वेव एंड पी आर सेगमेंट से तो बन रहा है। तो इसका मतलब देख लीजिए पी कितना है, ये अभी निकाला था 0.1 और ये भी कितना है 0.1 तो कितना हो गया 0.2 सेकंड। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब पी आर इंटरवल कितने हो जाएगा फिर 0.2 सेकंड का। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा 0.24 हो सकता है। आगे समझ में? जैसे इसमें देखें तो इसमें देखो कितना हो जाएगा, यानी एक लार्ज बॉक्स है 5 ही हो गए, 6 और 7 हो गए। तो इसका मतलब है 0.04 इंटू 7, ऐसे कर सकते हैं। 7 की 28 कितने हो गए? तो इसका मतलब कितना हो गया ये 0.28 का हो गया। कितने का हो गया 0.28 का। लेकिन आप इसको याद रखना 0.2 सेकंड कितना होता है, ये 0.2 सेकंड होता है। देखिएगा इसके बाद क्यूटी इंटरवल को निकाल सकते हैं। क्यूटी इंटरवल को देखो क्या होगा, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा और क्या होगा एसटी सेगमेंट होगा और टी वेव होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए सबसे बड़ा इंटरवल होता है कि नहीं होता है? तो देखिए कैसे होता है ये सबसे बड़ा कैसे होता है? एक तो पूरा लार्ज, हाँ देखो, यानी कि यहाँ से हो रहा है ये। तो देखो एक लार्ज बॉक्स हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 स्मॉल हो गए, एक लार्ज बॉक्स हो गया। तो लार्ज बॉक्स का 4 कितना हो गया 2.2 हुआ कि नहीं हुआ? और ये कितने हैं 4, तो 4 का कितना हो गया 4 स्मॉल बॉक्स का 16 कितना हो गया 16.16। तो देखिए कितना हो गया फिर 36। कितना होता है 36। या तो ऐसे याद रखो या फिर इसको याद रखो, जो क्यूटी इंटरवल होता है वो 2 लार्ज बॉक्स का होता है। देखो एक जो होता है वो कितने का टी, एक लार्ज बॉक्स, और क्यू टी जुड़ गया तो 2 लार्ज बॉक्स। कितने का होता है 2 लार्ज बॉक्स। तो इसका मतलब देख लीजिए जो क्या होगा क्यूटी इंटरवल होगा ये 2 लार्ज बॉक्स से बनता है। किससे बनता है 2 लार्ज बॉक्स से बनता है। हमेशा आसपास रहेगा 2 लार्ज बॉक्स। 2 लार्ज बॉक्स का मतलब है 0.4 सेकंड का। कितने का होगा 0.4 सेकंड। एक 0.2 का है तो 2 कितने का हो गया 0.4 का। तो इसका मतलब है ये एन एग्जैक्ट बात करें तो 0.41 सेकंड का होता है, या 4.2 4.5 किसी ऐसे होता है। लेकिन आपने क्या याद रखना है 0.4। 2 लार्ज बॉक्स याद रखने हैं। किसके? क्यूटी इंटरवल के। कितने रखने हैं 2 लार्ज बॉक्स। जहां पर टी का नाम आ जाए तो आप लोग समझ जाओ कि एक लार्ज बॉक्स और उसके साथ में क्यू जुड़ गया तो 2 लार्ज बॉक्स। क्या हो गया 2 लार्ज बॉक्स। तो ये हो गया क्यूटी इंटरवल। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप सारे के सारे इंटरवल निकाल सकते हैं। किससे? ईसीजी से। किससे निकाल सकते हैं? ईसीजी से। तो ये इंटरवल निकल गई। जनरली तो याद है 2.5 स्मॉल, 2.5 स्मॉल बॉक्स, 2.5 स्मॉल, 2.5 और एक कंप्लीट। इसके बाद मैंने इसमें एक लार्ज रखना है थोड़ा सा, और एक स्मॉल रख लो, ऐसे रख लो। तो 0.24 तक 1 या 2 क्या हो जाएंगे स्मॉल हो जाएंगे, एक लार्ज होगा। इसमें भी क्या होगा 2 लार्ज हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे तो यहाँ जहाँ पर इंटरवल की बात हो रही है वहाँ पर 1 और दूसरे में 2। तो यहाँ पर एक लार्ज बॉक्स, यहाँ पर दूसरा लार्ज बॉक्स। इस तरीके से। अब ये भी नहीं है तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईसीजी दिया होगा, फिर आपसे पूछेंगे हार्ट रेट निकालो। क्या निकालो? हार्ट रेट निकालो। तो वो निकालते हैं आप, ठीक है ना। देखिए यानी ये क्या हो गया एक ईसीजी का है। इस तरीके से वेव्स होते हैं उसमें। देखिएगा स्टार्ट हो रहा है पी क्यू आर एस टी, यू पी
QRST। आगे समझ में? हाँ देखिए ये दे रखे ये क्या हो गया P Q R S और T। आगे समझ में? तो इस तरीके से एक ECG दिया होगा। अब इसमें आपसे पूछ लेंगे कि इसमें हार्ट रेट निकालिए कितना होगा इस पर्सन का। तो क्या निकालना है? हार्ट रेट। क्या निकालना है? हार्ट रेट। आगे बात समझ में? अब देखिए हार्ट रेट निकालने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि एक बीट में कितना ड्यूरेशन होता है, एक बीट का कितना ड्यूरेशन होता है। आगे समझ में? तो जनरली ये आपको अच्छे से पता है कि एक पर्सन के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? 72। कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन हम मान लीजिए कि एक पर्सन में 72 बीट्स है, लेकिन नॉर्मल कितना मानते हैं अपन? 60 से लेकर के 100 बीट्स पर मिनट, इतना नॉर्मल मानते हैं। आगे समझ? तो अब इसमें ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। पर मिनट है, क्या है ये? पर मिनट है। तो पर मिनट का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में, कितने में? 60 सेकंड। पर मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए अगर अपन इसमें ड्यूरेशन निकालते हैं तो मान लीजिए या तो 100 के साथ निकाल लीजिए आप, या फिर किसके साथ निकाल लिए? 60 के साथ में। किसके साथ में? 60 के साथ में या 100 के साथ में, किसी के साथ ही निकलेगा। तो देखिएगा अपन 60 के साथ निकालना पहले। तो देखिएगा जब 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है, पर मिनट आ रहा है तो एक सेकंड में कितनी बीट आएंगी, या एक बीट का कितना ड्यूरेशन होगा, यही चीज़ है। तो देखिएगा यानी 1 बीट। तो जब 1 बीट को निकालेंगे तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको? 60 को 60 के साथ में निकाल लेंगे। तो 60 से 60 कितनी बार कट गया? एक बार। तो इसका मतलब है कितना लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। एक बीट में कितना टाइम लग रहा है? वो 1 सेकंड। आगे समझ में? कितना लग रहा है? 1 सेकंड। अगर अभी इसी को हम किस में निकालते हैं? 100 के साथ में। किसके साथ में? 100 के साथ में। तो जब 100 बीट्स होंगे तो फिर एक बीट में कितना ड्यूरेशन होगा, ये पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब देख लीजिए इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर कितना लगेगा? 0.6 सेकंड। भाई 2 को कट कर दिया, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। आगे समझ में? तो इसका मतलब ड्यूरेशन कितना हो गया फिर? 0.6 सेकंड। तो इसका मतलब एक बीट में जब 100 बीट्स होंगी पर मिनट के हिसाब से तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा? 0.6 सेकंड। और जब 60 बीट होंगी तो एक बीट में कितना लगेगा? 1 सेकंड। तो इसका मतलब है ड्यूरेशन नॉर्मली हो सकता है 0.6 सेकंड से लेकर के 1 सेकंड तक। कितना हो सकता है नॉर्मल ड्यूरेशन बीट का? 0.6 से लेकर के 1 सेकंड। ठीक है, जब 60 होंगे तो 1 सेकंड, जब 100 होंगे तो 0.6 सेकंड। क्लियर आगे बात समझ में? इसका मतलब ये फिक्स है कि जितनी ज़्यादा हार्ट रेट होंगी उतना ड्यूरेशन क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? यही तो कह रहा है। हार्ट रेट ज़्यादा है, 100 है तो 0.6 हो गया। हार्ट रेट 60 है तो ड्यूरेशन क्या हो गया? 1 सेकंड। तो जितनी हार्ट रेट कम होगी, जैसे ब्रेडी की तरफ जाएंगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और जैसे टैकी की तरफ जाएंगे ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए अब हमें निकालना होगा क्या? हार्ट रेट। क्या निकालेंगे? हार्ट रेट। तो नॉर्मल ECG के द्वारा किस तरीके से हार्ट रेट को निकाला जाता है, आगे समझ में? इस बात को समझना होगा। तो देखो सिंपल है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी वेव लेंगे तो एक ECG का दूसरी ECG का सेम वेव लेंगे। आगे समझ में? जैसे इसका ये R वेव है और इसका भी क्या है? ये R वेव है। आगे समझ में? तो दोनों का जब R वेव होगा, सेम होगा, तो इसका मतलब है क्या निकालना है फिर हमें? उसी से इंटरवल निकालना है। जैसे ये क्या हो गया? P वेव हो गया। कौन सा हो गया? P वेव। तो इसका भी कौन सा लेना है फिर? P लेना है। तो इसका मतलब P से P के बीच का क्या निकालना है हमने? डिस्टेंस, ड्यूरेशन निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो उससे से क्या निकलेगा फिर? हार्ट रेट निकलेगा। क्या निकलेगा? हार्ट रेट निकलेगा। देखिएगा अब हमें किसका निकालना है? RR से निकाल लेते हैं। किससे निकाल लेते हैं? RR से। अब जब RR इंटरवल से हम हार्ट रेट निकालना है तो इस बात को समझना होगा कि इस RR इंटरवल के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं या कितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं। अब देखिएगा स्मॉल बॉक्स से निकालेंगे तो एक्यूरेट निकलेगा, लार्ज बॉक्स से निकालेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें तो एक्यूरेट निकालना है। तो एक्यूरेट निकालना है तो फिर किससे निकालेंगे? स्मॉल बॉक्स से। किससे निकालेंगे? स्मॉल बॉक्स। आगे समझ में? अब ये आपको अच्छे से पता है 1 मिनट का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं अपन? एक RR ECG। तो इसका मतलब RR इंटरवल निकाल रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है कि कितने जाते हैं स्मॉल बॉक्स 1 मिनट में? 1500। कितने जाते हैं? 1500 जाते हैं कि नहीं जाते? अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। तो अब देख लेते हैं इसमें कितने हैं। हार्ट रेट आ जाएगी। तो देखो इसमें कितने हैं स्मॉल की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं? 18। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 से। कर दो, कर दे, कर देते लो। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 6। इसमें कितना आएगा?
5 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो गया 500। तो देखिएगा ये कितना हो गया 5 से 5 छिक्की 8 छिक्की 48, तो कितना हो गया 8। आगे समझ में? बच गए कितने 2, 6 में 6 के 18, फिर 2 बच गए, फिर 2 आ गए, 3 आ गए, तो इसका मतलब है 83 कितना होगा 83 बीट्स पर मिनट। तो इसका मतलब है ये जो ECG दे रखी है इसमें हार्ट रेट कितनी है 83, कितनी है 83 या 84 के समथिंग है, कितनी है 83 बीट्स पर मिनट आ रहा है। अब मान लीजिए अगर इस RR इंटरवल को हमें किससे निकालना है लार्ज बॉक्स से। अब इसका मतलब है स्मॉल बॉक्स से निकालने के बाद में हार्ट रेट को हम किससे निकाल सकते हैं लार्ज बॉक्स से। किससे निकाल सकते हैं लार्ज बॉक्स से। देखिए निकाल लीजिए लार्ज बॉक्स कितने हो गए 1 2 3, कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समथिंग आएगा, मैंने बोला था एक्यूरेट नहीं आएगा। जब 3 होंगे तो आपको पता है लार्ज बॉक्स से जब काउंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है फिर 300, कितने होते हैं 300 300। और इसका मतलब कितने आए इसमें 3 आए कि नहीं आए? तो 3 आए तो इसका मतलब देखिए बीट कितनी हो गई 100 बीट्स पर मिनट आ रहे हैं। तो मैंने बोला ना एक्यूरेट नहीं आएंगे, नॉर्मली 83 आए जो स्मॉल बॉक्स से एक्यूरेट आते हैं। लेकिन अब जैसे 83 क्यों आए हैं? क्योंकि हमने ये और एक ये इधर का ड्यूरेशन क्या कर दिया ऐड ही नहीं किया, उसमें ऐड ही नहीं किया, इसलिए क्या हो गए रेट बढ़ गई। आगे समझ में? तो इसका मतलब है लार्ज बॉक्स से भी हार्ट रेट को निकाल सकते हैं और स्मॉल बॉक्स से भी हार्ट रेट को निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात समझ में? दूसरा ये तो नॉर्मली सब निकाल लेते हैं। देखो इंटरवल की बात करी थी हमने 0.1 PR इंटरवल 0.1 से 0.2 यानी कि एक लार्ज बॉक्स था कि नहीं था। देखिए QT इंटरवल के अंदर 2 लार्ज बॉक्स थे कि नहीं थे, ठीक है ना। इसके बाद में QRS कॉम्प्लेक्स देखिए 0.1 तक नॉर्मल माना था, यानी कि RR इंटरवल देखिए 0.1 तक क्या माना था हमने 0.6 से 1 तक नॉर्मल माना था। आगे समझ में? तो ये क्या होते हैं इसके नॉर्मल है। ऐसे याद करोगे तो चक्कर पड़ जाएगा, वैसे याद करना है आपने। और याद करने के बाद में जैसे ECG में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल बॉक्स में करंट 1 मिलीवोल्ट, ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड, लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड। क्या होता है 0.2 सेकेंड होता है। आगे समझ में? वेरी गुड। ECG में कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो। देख इस तरीके से क्या निकल चुका है कंप्लीट ECG हमने रीड कर लिया है। आगे बात समझ में? अब इसमें देखिए हम कभी कभी निकालते हैं एट्रियल रेट या वेंट्रिकुलर रेट, कभी कभी पूछ लेते हैं एट्रियल रेट। किसकी रेट पूछते हैं एट्रियल रेट। जब एट्रियल रेट पूछेंगे तो एट्रियल रेट में देखिएगा P वेव को काउंट करेंगे। किसको करेंगे P वेव को। तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी वेव आ जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब P वेव हमें काउंट करनी होगी कितनी, यानी P वेव किस ECG के अंदर कितनी आ रही है। तो एक P वेव हो गया, 2 P वेव हो गया। आगे समझ में? इस तरीके से P वेव को हमने 1 मिनट के अंदर क्या करना है काउंट करना है। 1 मिनट के अंदर जब P वेव को काउंट कर लेंगे तो मान लीजिए कितनी वेव हो गई 1 मिनट में 6 P वेव हो गई। कितनी हो गई 6 P वेव। और 6 P वेव को किससे मल्टीप्लाई करना है फिर 10 से। किससे करना है 10 से। कितने क्या आएगा 60 बीट्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 60। तो ये एट्रियल बीट्स है। किसकी है ये एट्रियल बीट्स है। मान लीजिए कितनी आ रही है ये 8 आ रहे हैं। 1 मिनट में कितने P आ रही है वेव 8 P वेव आ रहे हैं। तो इसका मतलब हार्ट रेट कितनी हो जाएगी एट्रियल बीट 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 80। कभी कभी वेंट्रिकल की भी निकालनी पड़ती है। किसकी निकालनी पड़ती है वेंट्रिकल की। जब वेंट्रिकल की निकालेंगे तो इसका मतलब किसको काउंट करेंगे R को। किसको करेंगे 1 मिनट में कितने R आ रहे हैं। और मान लीजिए 1 मिनट के अंदर 10 R आ गए। कितने आ गए 10। तो इसका मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे करेंगे 10 से। तो कितनी हो गई फिर ये 100 बीट्स पर मिनट। कितने हो गए 100 बीट्स पर मिनट। तो एट्रिया को P वेव से निकाल लेंगे, वेंट्रिकल की स्पेसिफिक निकालनी है तो R से निकाल लेंगे, QRS कॉम्प्लेक्स से भी निकाल सकते हैं। आगे समझ में? तो इस तरीके से एट्रियल वेंट्रिकुलर रेट को भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? आया पसंद? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फैला दीजिए।